देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा ठीक है। तो देखो लास्ट दिन हम लोगों ने ये वाला किया था, ये आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 था। एक सेकंड, ये हम लोगों ने लास्ट रिकंसिलिएशन कौन सा वाला किया था? 20,000 आया था इसका आंसर। 20,000 आया था, ये वाला हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 था। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 8 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये देखो इसमें क्या दिया है। द फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फर्म फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ इट्स ऑपरेशन। ठीक है, तो ये जो डेटा है, ठीक है, ये फाइनेंशियल अकाउंट वालों से ये डेटा प्रोवाइड हुआ है। उन्होंने बोला है कि डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन है 50 लाख, ठीक है, डायरेक्ट वेजेस है 30 लाख, फैक्ट्री ओवरहेड ये है हम लोग का 16 लाख, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, बैड डेट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, ठीक है, लीगल चार्जेस, ठीक है, ये सब जो है फाइनेंस वालों ने बताया है। डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव्ड, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स का WIP, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, द कॉस्ट अकाउंटेंट्स फॉर द सेम पीरियड रिवील दैट डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन वाज 56 लाख, लेकिन कॉस्ट अकाउंटेंट ने अपना डेटा प्रोवाइड किया है, वो लोग बोल रहे नहीं, मटेरियल हम लोग के हिसाब से है 56 लाख, जो कि इन्होंने बोला था 50 लाख। ठीक है, तो अगर दोनों का अलग अलग डेटा दिया हुआ है तो इसका मतलब ये जो है नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग फॉलो करते होंगे, अपना अलग अलग अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है फैक्ट्री ओवरहेड रिकवर्ड कैसे हुआ है, 20% ऑन प्राइम कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इज रिकवर्ड एट पर यूनिट goods sold, selling and distribution overhead are recovered at 8 per unit sold, prepare the profit and loss account। हम लोग को पहले पीएल अकाउंट बनाना है। पीएल अकाउंट का मतलब फाइनेंस वाले जैसे अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड और एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड। तो पीएल अकाउंट हमें दोनों तरीके से बनाना है, फाइनेंस वालों के हिसाब से भी, कॉस्ट वालों के हिसाब से भी। अब दोनों का अलग प्रॉफिट का आंसर आएगा, क्योंकि एक तो हमें पता चल ही गया। देखो एक बोल रहा है खर्चा 56 लाख, दूसरा बोल रहा है 50 लाख, सेम खर्चे के लिए, तो डिफरेंसेस तो दिखेगा। अब उसके बाद हम लोग को करना है रिकंसाइल, और स्टार्टिंग पॉइंट जो भी रख सकते हैं, रिकंसाइल द प्रॉफिट एज पर द टू रिकॉर्ड्स। ठीक है, दोनों रिकॉर्ड के हिसाब से हमें रिकंसिलिएशन करके दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले पीएल अकाउंट बना लेंगे लेजर फॉर्मेट में, जैसे हम लोग ट्रेडिंग पीएल बनाते हैं वैसे ही बनेगा। ये देखो इलस्ट्रेशन 8, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसे हम लोग टी शेप में बना लेंगे। ठीक है, ट्रेडिंग पीएल भी बोल सकते हैं हम लोग इसे, ट्रेडिंग का आइटम अलग, पीएल का आइटम अलग, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अच्छा देखो, सबसे पहले बोला है डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन 50 लाख, तो यहाँ पर लिखेंगे टू डायरेक्ट मटेरियल 50 लाख। इसके बाद बोला है डायरेक्ट वेजेस 30 लाख, टू डायरेक्ट वेजेस 30 लाख। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड 16 लाख, टू फैक्ट्री ओवरहेड 16 लाख। अच्छा, इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड के बाद बोला है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। देखो हम लोग एक साथ भी बना सकते हैं लाइन बाय लाइन, या फिर ट्रेडिंग पीएल के तरह भी बना सकते हैं, जहां पर नॉर्मली ट्रेडिंग में क्या आता है, फैक्ट्री तक का खर्चा हम लोग दिखाते हैं, पीएल का खर्चा अलग दिखाते हैं। हम लोग चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं, या फिर एक साथ भी चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, तो एक तो मैंने लास्ट दिन देखो एक ही साथ करके दिखाया था, देखो सभी खर्चे एक साथ। वैसे यहाँ पर जो भी था ना वो अप टू फैक्ट्री तक था, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ये सब था भी नहीं। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ये सब आइटम है तो हम लोग उसको यहाँ पर एक लाइन गैप देके लिखेंगे। ठीक है, जो कि हम लोग का पीएल के लिए हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन
ओवरहेड, ठीक है। तो पीएल का आइटम लिख रहे हैं, ये ट्रेडिंग का आइटम, नाम पूरा पीएल लिख सकते हो, ट्रेडिंग पीएल भी लिखा जाता है, नॉर्मली पीएल ही लिख देंगे, ठीक है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है हम लोग का 7 लाख, ये देखो 7 लाख हो जाएगा। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड मैंने शॉर्ट में लिख दिया है 9,60,000 है। ये भी हम लोग का पीएल का पार्ट होता है, ये ट्रेडिंग का हो गया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है बैड डेब्ट 80,000, तो इधर लिखेंगे टू बैड डेब्ट 80,000। अच्छा, फिर है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, तो यहाँ पर लिखेंगे टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, ये बोला है 40,000। अच्छा, इसके बाद लीगल चार्जेस 10,000, लीगल चार्जेस 10,000। अच्छा, और देखते हैं और क्या खर्चा दिया हुआ है। डिविडेंड रिसिप्ट, तो ये इनकम होता है, लेकिन ये इनडायरेक्ट इनकम होता है। डिविडेंड रिसिप्ट का कोई डायरेक्ट इनकम नहीं होता है। जैसे कि अगर किसी शेयर में कंपनी ने पैसा लगाया तो वहां से उसको डिविडेंड मिल रहा है, तो ये मेरा पीएल का इनकम होता है। तो नॉर्मली इधर सेल लिखते हैं, ये सेल वाला इनकम है नहीं, ये इनडायरेक्ट इनकम है, तो हम एक लाइन गैप देके लिख रहे हैं। बाई चांस अगर इधर ग्रॉस प्रॉफिट आया तो लिखना पड़ेगा। तो बाई डिविडेंड, डिविडेंड हो जाएगा 1 लाख, डिविडेंड हो गया 1 लाख। अच्छा, इसके बाद है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट, ये भी मेरा इनडायरेक्ट इनकम है, ये भी पीएल में जाएगा। बाई इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, 20,000। अच्छा, सेल्स है 1,20,00,000, तो सेल्स जब बोल रहा है तो वो कंपनी का डायरेक्ट इनकम है क्या? एक्चुअली कंपनी बिजनेस करके जो अर्न करती है उसे बोलती है सेल्स, ठीक है। अब जिसका जो भी बिजनेस है, बाई सेल्स हो जाएगा 1,20,00,000। अच्छा, इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में आएगा, फिनिश गुड्स का है, डब्ल्यूआईपी का है, तो बाई क्लोजिंग स्टॉक, फिनिश्ड गुड्स डब्ल्यूआईपी। फिनिश गुड्स का है 320, डब्ल्यूआईपी का है 240, 3,20,000, 2,40,000 हो गया। जो भी डेटा कलेक्ट हुआ था सारा डेटा हम लोगों ने पुट कर दिया। अब हम लोग को निकालना है प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट सबसे पहले हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अच्छा, फिनिश गुड्स कितने यूनिट का है? 4,000 यूनिट का है, ठीक है। और सेल जो है वो 1,20,000 यूनिट है, तो सेल है 1,20,000 यूनिट, और ये वाला है 4,000 यूनिट। टोटल करते हैं, प्रॉफिट ही आएगा, ठीक है। इधर ज्यादा दिख रहा है, टू ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंस करके आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हो गया 3 + 2 5, 5,60,000, 5,60,000, और ये ऐड करने से आ जाएगा 1,25,60,000। 1,25,60,000 माइनस ये हो जाएगा 50 और 30, 80, 80, और ये हो गया 96 लाख, 29,60,000, 29,60,000 ग्रॉस प्रॉफिट है। ये बिजनेस का मेन प्रॉफिट होता है, जिसको हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसी ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब है एक्चुअली जो बिजनेस हम लोग कर रहे हैं उसमें सेल करके हम लोगों ने कितना प्रॉफिट अर्न किया, ठीक है। तो सेल करके जो प्रॉफिट अर्न किया वो है 29,60,000, ठीक है।
अच्छा, इसके अलावा भी कुछ इनडायरेक्ट इनकम हम लोगों ने किया है। 29 लाख 60, डिविडेंड का 1 लाख, मतलब 30 लाख 60, 30 लाख 60 और इधर 20, मतलब 30 लाख 80,000। 30 लाख 80,000 का हम लोग का डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों टाइप ऑफ इनकम मिला के है। अब देखते हैं कितना प्रॉफिट आता है। नेट प्रॉफिट बोलेंगे इसको। 7 लाख और 9 लाख 60, तो 7 + 9 कितना होता है? 16 लाख 60, 16 लाख 60 और इधर 40, 60 और 40 1 लाख हो गया, तो 16 17 लाख, 17 लाख 90,000। ठीक है, तो माइनस करते हैं। 30 लाख 80,000 माइनस 17 लाख 90,000, तो 12 लाख 90,000 आ जा रहा है। टू नेट प्रॉफिट 12 लाख 90,000। ठीक है, ये हम लोग का नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होके आ गया। ठीक है, तो ये हम लोग का फाइनेंस बुक के हिसाब से बन गया प्रॉफिट कितना होगा। लेकिन कॉस्ट वालों का अपना खर्चा जो है कुछ अलग ही बता रखा है उन्होंने, तो उनका भी हमें बनाना पड़ेगा प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट कितना है उनके हिसाब से, तो उनके लिए जो बनता है, जैसे इनके लिए ऐसे ट्रेडिंग पीएल बना सकते हैं, इनके लिए बन जाता है कॉस्ट शीट। ठीक है, तो कॉस्ट शीट बन जाएगा। देखो यहाँ पर लिखते हैं पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले लिखा जाता है हर तरीके का डायरेक्ट एक्सपेंसेस और वो मिलके होता है प्राइम कॉस्ट। तो सबसे पहले हमें चाहिए मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल। तो इसमें कौन सा एक्सपेंस लिखना पड़ेगा? कॉस्ट वालों ने जो बताया उनके हिसाब से 56 लाख है, तो हमें 56 लाख ही लिखना पड़ेगा। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस इसके बाद, तो डायरेक्ट वेजेस यहाँ तो नहीं बोला है इनके हिसाब से कितना है, तो फिर उतना ही है जितना फाइनेंस वालों के हिसाब से। अगर इन्होंने अपना कोई अलग कैलकुलेशन नहीं दिया है, तो जितना फाइनेंस वालों का डायरेक्ट वेजेस है इनका भी उतना ही है, यानी कि 30 लाख। और तो कोई डायरेक्ट एक्सपेंस था नहीं, तो ये दोनों मिला के 86 लाख का हो जाता है प्राइम कॉस्ट। ये बन गया प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद हमें यहाँ पर अप्लाई करना पड़ता है डायरेक्ट मटेरियल वेजेस के बाद आ जाता है फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, अब देखते हैं क्या कॉस्ट वालों ने अपना कुछ अलग से फैक्ट्री ओवरहेड बता रखा है या फिर फाइनेंस वालों का ही लेना है। बोला है फैक्ट्री ओवरहेड 20% ऑन प्राइम कॉस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो 86 लाख हम लोगों का प्राइम कॉस्ट है, इसका 20% फैक्ट्री ओवरहेड लेने के लिए कॉस्ट वालों ने बोल रखा है, तो हम लोग उतना ही लेंगे। 86 लाख, जो इंस्ट्रक्शन है वही फॉलो करना पड़ेगा। 20%, 17,20,000, 17,20,000 प्लस 86 लाख, तो ये हो गया 1,03,20,000। तो इसको हम लोग बोलते हैं, लास्ट दिन भी मैंने बताया था, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, ये ग्रॉस निकल के आता है कि टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। अब इसमें से क्या कुछ एडजस्ट होता है। अगर प्रीवियस ईयर का कोई ओपनिंग डब्ल्यूआईपी है, क्लोज इस साल का कोई क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है, तो वो एडजस्ट होता है। तो इस क्वेश्चन में अगर देखोगे कोई ओपनिंग मतलब प्रीवियस ईयर का कोई सेमी फिनिश्ड गुड्स यानी डब्ल्यूआईपी था नहीं। ठीक है, क्या कोई क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है? हाँ है, जो कि यहाँ तो 2,40,000 दिख रहा है। क्या इन्होंने कुछ अलग तरीके से लेने के लिए बोला है? नहीं, देखो यहाँ से यहाँ तक तो हम लोगों ने कर लिया। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का बता रखा है कितना लेना है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का बता रखा है, और बाकी किसी चीजों का अलग कुछ नहीं बता रखा है। मतलब अगर मुझे लेना है क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, मतलब लेना तो पड़ेगा ही, तो मुझे यही वाला वैल्यू लेना पड़ेगा 2,40,000। ठीक है, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी अगर कुछ होता तो हम लोग उसे कर लेते ऐड इस तरीके से। ठीक है, ऐड क्यों किया जाता है? इसीलिए किया जाता है कि प्रीवियस ईयर का अगर कोई सेमी फिनिश गुड्स है तो इस बार फैक्ट्री में उसे हमें जो है कंप्लीट करना पड़ेगा, तो ये दोनों मिला के टोटल कंप्लीशन गुड्स मिल जाएगा। लेकिन इस साल देखो हम लोगों ने इतना इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन इससे जरूरी तो नहीं है कि सभी फिनिश गुड्स बन गए हैं। कुछ जो है सेमी फिनिश्ड भी होंगे, वो लेस कर देना है ताकि हमें पता चले फिनिश गुड्स कितना बना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का तो कुछ था नहीं, तो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी मतलब इस साल का सेमी फिनिश गुड्स जो कि
अभी तक कंप्लीशन नहीं हुआ है, वो है 2,40,000, तो वो मुझे लेस कर देना है क्योंकि मुझे प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट कभी भी जो है फिनिश गुड्स का निकलेगा, सेमी फिनिश का तो नहीं निकलेगा। जो मेरा पूरा ही नहीं हुआ है जो स्टॉक, उसका प्रॉफिट कैसे हम लोग कैलकुलेट करें, क्योंकि वो तो मार्केट में बिकेगा ही नहीं। ठीक है, तो मुझे क्लोजिंग WIP को कर लेना चाहिए लेस। देखो यहाँ पर 2,40,000, तो यहाँ पर कितना आ गया, 1,80,000। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे नेट फैक्ट्री कॉस्ट। नेट फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है, कि हम लोग का फैक्ट्री कॉस्ट नेट इतना लग रहा है जिससे हम लोग से पूरा फिनिश गुड्स बना सक रहे हैं। ठीक है, टोटल फिनिश गुड्स हम लोग बना सक रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, इसके बाद यहाँ पर हमें क्या अप्लाई करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो दिया है। देखो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दिया है 6 पर यूनिट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो यहाँ पर बोल दिया है कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड किस पे लगाना है, जितना गुड्स बिकेगा उतने पे लगाना है। ठीक है, तो अगर मैंने फिनिश स्टॉक में कुछ रख लिया है तो वो तो बिकेगा नहीं। देखो सेल बोला है 1,20,000 और फिनिश गुड्स बोला है 4,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स तो ये भी है तभी सेल होगा, लेकिन फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक का मतलब ये स्टॉक हम लोग बेचेंगे नहीं, ये रख रहे हैं। ठीक है, तो मुझे अगर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड निकालना है, मुझे ये पता करना पड़ेगा कि पहले कितना यूनिट गुड्स सोल्ड हुआ है। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्शन कितना था, ये प्लस ये। ठीक है, 1,20,000 जो सेल होगा वो भी प्रोडक्शन हुआ था, 4,000 जो हम लोगों ने नहीं बेचा रख लिया लेकिन है तो फिनिश गुड्स, तो एक्चुअली टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ था, 1,24,000। ठीक है, उसमें से सेल हुआ है 1,20,000। मतलब अभी हम लोगों ने जो नेट फैक्ट्री कॉस्ट निकाला है ना, ये वाला, ये कितने यूनिट का है, अगर इसका यूनिट पूछे कोई तो ये है 1,24,000 यूनिट का। ये देखो, ये 1,24,000 यूनिट का हमें डेटा बता रहा है। ठीक है, अब यहां से हम लोग लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, ताकि हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को अप्लाई कर पाए। नॉर्मली इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन लगता है, लेकिन हमें एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बोला है गुड्स सोल्ड के ऊपर लगाओ, तो जो गुड्स बिका नहीं उसे हटा दो। बिका नहीं कितना, 4,000। ठीक है, ये देखो 4,000 यूनिट। अब इसका हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये कितना होगा। क्या हम लोग ये वाला वैल्यू नहीं लिख सकते फिनिश गुड्स का, नहीं ये नहीं लिख सकते 3,20,000। क्यों, क्योंकि हमारा मटेरियल का खर्चा अलग है, हमारा फैक्ट्री ओवरहेड अलग है, तो फिर हम लोग का पर यूनिट कॉस्ट भी अलग आया होगा, तो उसी के हिसाब से हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा कितना होगा। तो कैसे कैलकुलेट होगा, ये देखो यहाँ पर ये साइड में लिख के दिखाते, देखो इधर। ठीक है, यहाँ मेरा थोड़ा जगह कम हो गया, यहाँ पर लिख के दिखाते। 1,80,000 का खर्चा करके अगर 1,24,000 यूनिट बन रहा है, तो 4,000 यूनिट का कितना, 40,000 लिख दिया मैंने गलती से, 4,000 यूनिट का कितना खर्चा हुआ होगा। ठीक है, तो ये डिवाइडेड बाय 1,24,000, इससे तो टोटल इतना यूनिट बना है, पर यूनिट का इतना 81 पॉइंट समथिंग इंटू 4,000। ठीक है, तो देखो आ रहा है 3,25,161, 3,25,161 रुपीज का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बना है। ठीक है, तो माइनस कर दो 1,00,80,000। ठीक है, तो ये हम लोग का आ गया 97,54,838, 54,838। ये क्या निकल के आ गया, ये आ गया हम लोग का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, ये निकल के आ गया COGS, जिसका यूनिट है 1,20,000। ठीक है, इसका यूनिट है 1,20,000। हम लोग टोटल 1,24,000 यूनिट का फिनिश गुड्स बनाए थे, लेकिन जिसमें से अगर हम लोग 4,000 यूनिट सेल ही नहीं करेंगे, तो सेल जो करेंगे वो 1,20,000 है, उसका कॉस्ट हम लोगों ने निकाल लिया। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, अब हम लोग जब नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कैलकुलेट करेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे एड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, अच्छा इसको कैसे अप्लाई करना है, 6 पर यूनिट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो 6 इंटू यूनिट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, यूनिट ऑफ गुड्स सोल्ड है 1,20,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7,20,000। अच्छा, इसके बाद बोला है, अच्छा ये ऐड कर देते हैं, ऐड करने से आ जाएगा प्लस 7,20,000। ये आ रहा है 1,04,74,838। ठीक है,
अच्छा, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे, देखो ऐड करेंगे यहाँ पर हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है, जो कि हम लोग का है 8 पर यूनिट सोल्ड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ये है 8 पर यूनिट सोल्ड। $9,60,000। 1,14,34,838। इसको हम लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो देखो मैंने बताया था तुम लोग को कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ना हम लोग का दो तरीके का होता है, रिलेटेड टू प्रोडक्शन होता है और एक होता है रिलेटेड टू सेल्स, ठीक है। तो ये हम लोग का मतलब नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो है ना ये नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। कैसे पता चल रहा है? इसके लैंग्वेज से ही कि ये कैसे अप्लाई करना है, बोल रहे जितना गुड्स बिका है उस पे अप्लाई करो, ठीक है। मतलब ये नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन रिलेटेड वाला नहीं है, ठीक है। इसीलिए ये सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के आगे आता है, ठीक है, और जो है सीओजीएस के बाद आता है। अदरवाइज ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है नॉर्मली वो फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आ जाता है, ठीक है। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आके उसमें फिनिश गुड्स एडजस्ट होता है, लेकिन क्योंकि ये सेल ओरिएंटेड है मतलब ये नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, इसीलिए ये सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के जैसे होगा, इसलिए यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये सेल्स यूनिट पे लगा है, नॉर्मली ये प्रोड्यूस्ड यूनिट पे लगना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अगर प्रोड्यूस्ड यूनिट पे लग रहा है तो वो रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, और अगर सेल सोल्ड आउट यूनिट पे लग रहा है तो वो नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। देखो जैसे यहाँ पर बोला है गुड्स सोल्ड पे लगाओ, मतलब ये नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। अगर बोलता कि प्रोड्यूस्ड गुड्स पे लगाओ तो वो रिलेटेड टू प्रोडक्शन होता। उस केस में एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कहां पर लगाना पड़ता? नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद लगता, उसके बाद ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस होता, फिर सीओजीएस निकल के आता और उसके बाद सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होता, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कैसे बोला है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर सेल्स, बस और तो कुछ है नहीं, एक्सपेंसेस। सेल्स, सेल्स का डेटा हमें अलग से कुछ बोला नहीं है, वही 1,20,00,000 हो जाएगा। $5,65,161, ये हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर करके आ गया। तो देखो इनके हिसाब से प्रॉफिट आया है। अच्छा यहाँ ना 2 कर लेते हैं, देखो ये ना 2 करने से तभी जाके ये 2,00,000 पूरा बनेगा, तो इसको हम एडजस्ट करने के लिए 2 कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली, अदरवाइज ये मैच नहीं होगा। ये देखो 1,14,3,4,838 माइनस 1,20,00,000, ये देखो 5,65,162 होना चाहिए, ठीक है। तो इनके हिसाब से प्रॉफिट है 5,65,162 और इनके हिसाब से प्रॉफिट है 12,90,000। तो काफी ज्यादा डिफरेंस है। चलो देखते हैं क्यों डिफरेंसेस आया है, ठीक है। तो इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, एक सेकंड। अच्छा देखो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे, पर्टिकुलर्स और इधर हो जाएगा अमाउंट। देखो कैसे बनेगा, लास्ट दिन जैसे हम लोगों ने बनाया था, ठीक है। पहले हम लोग एक रफ वर्क करेंगे, तो पहले ये देखेंगे कि हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। जैसे हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करते वैसे ही, तो हम पहले यहाँ पर लिखते हैं प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग पॉइंट रखा है कॉस्ट बुक के हिसाब से। प्रॉफिट कितना है? 5,65,162, 5,65,162, ठीक है। अच्छा अब इम्पैक्ट देके हमें आइटम ऐड और लेस करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐड के लिए पूरा जगह रख देते हैं, लेस के लिए यहाँ पर
पूरा जगह रख देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कैसे करके करना है, देखो मैंने बताया था कि हम लोग अगर फाइनेंस बुक हमारा स्टार्टिंग सॉरी कॉस्ट बुक अगर हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट है, तो हमें थिंकिंग जो है हम यहाँ पर रफली करके दिखा रहे हैं, ठीक है। हमें फाइनेंस बुक के तरह सोचना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम लोग इस कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन को करते, क्वेश्चन इजीली सॉल्व भी हो जाएगा और जल्दी भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या करना है, हम लोग को पहले मैच करना है कि कहाँ कहाँ डिफरेंस दिख रहा है। जैसे मेटेरियल में ऑब्वियसली डिफरेंस दिख रहा है। फाइनेंस वाले बोल रहे 50 लाख का खर्चा है, ये लोग बोल रहे 56 लाख का खर्चा है, ठीक है। तो 6 लाख का डिफरेंस आएगा, सीधा बात है कि प्रॉफिट में 6 लाख का डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर पहले लिख लेना है 6 लाख, मैंने यहाँ पर लिख लिया 6L लिखा है लाख, ठीक है। अब ये अमाउंट मुझे ऐड करना चाहिए या लेस करना चाहिए, ये मुझे कैसे समझना है। तो देखो मैंने लास्ट दिन जो बताया था फिर से एक बार रिपीट करते हैं। हम लोग क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट अपना कॉस्ट बुक रखे हैं, तो सोचना जो है वो फाइनेंस बुक की तरह सोचना है, लेकिन लिखेंगे कैसे, कॉस्ट बुक की तरह। मतलब हम बता रहे हैं, तो अगर हम लोग देखें कि कॉस्ट बुक में मटेरियल का खर्चा कैसा हुआ है, तो कॉस्ट बुक में मटेरियल का खर्चा एक्सेस हुआ है। कितना एक्सेस हुआ है, 6 लाख, ठीक है। एक्सेस मटेरियल का खर्चा हुआ है कॉस्ट बुक में, लेकिन मुझे यहाँ पर 6 लाख ऐड करना है कि लेस करना है, वो मुझे कैसे सोचना पड़ेगा, फाइनेंस बुक के हिसाब से। तो फाइनेंस बुक में मटेरियल का खर्चा 6 लाख कम दिखा है, तो खर्चा कम दिखाने का मतलब है कि इनका प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा, फाइनेंस बुक में प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा। सोच के देखो, मटेरियल का खर्चा जो है इन्होंने दिखाया है 50 लाख, इन्होंने दिखाया 56 लाख। मुझे पता करना है कि खर्चा कम खर्चे का चेंजेस के वजह से फाइनेंस बुक में क्या इंपैक्ट आ सकता है। तो खर्चा कम दिखाया है फाइनेंस वालों ने, तो उनका प्रॉफिट ज्यादा आएगा, ठीक है। ज्यादा आएगा तो मुझे इसमें ऐसे करके ऐड का साइन दे देना है। अब हम लोग ऐड वाले जगह पे लिखेंगे, ठीक है। लेकिन लिखने के टाइम पे क्योंकि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कॉस्ट बुक है, तो मुझे कॉस्ट बुक का इंपैक्ट के हिसाब से लिखना है। तो हम ऐसे लिखेंगे, एक्सेस ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ऐसे लिखेंगे, एक्सेस ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। मैम ক্লোজিং স্টকে কস্টের মধ্যে ক্লোজিং স্টকটার অ্যামাউন্টটা ভুল হয়েছে। ক্লোজিং স্টক এইটা, হ্যাঁ 1613 হবে। 1613 হচ্ছে, আচ্ছা 1008000 ডিভাইড 1,24,000, না ম্যাম না, ঠিক আছে ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, আমি এটাকে বানিয়ে বলছি, হ্যাঁ ঠিক আছে। अच्छा देखो, एक्सेस ऑफ मेटेरियल कंज्यूम, ठीक है। एक्सेस ऑफ मेटेरियल कंज्यूम कितना लिखना पड़ेगा, 6 लाख, ठीक है। एक्सेस ऑफ मटेरियल कंज्यूम 6 लाख। तो जब भी क्वेश्चन करेंगे दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो क्योंकि कॉस्ट बुक स्टार्टिंग पॉइंट है, तो सोचो फाइनेंस बुक में इसका इंपैक्ट क्या आ रहा है। लिखने के टाइम पे हमें कॉस्ट बुक के इंपैक्ट के हिसाब से लैंग्वेज चूज करना है, ठीक है। एक लैंग्वेज चूज करना है और एक एडलेस क्या होगा वो समझना होता है, ठीक है। फिर देखो वेजेस इन्होंने भी 30 लाख लगाया है, गुड इवनिंग नील। गुड इवनिंग मैम। अच्छा देखो यहाँ पर इन्होंने भी वेजेस 30 लाख लगाया है, इन्होंने भी वेजेस 30 लाख लगाया है। तो दोनों ने अगर 30 लाख लगाया है, किसी भी डिफरेंसेस का कोई सवाल नहीं है। फैक्ट्री ओवरहेड देखो, इन्होंने 16 लाख लगाया है और इन्होंने फैक्ट्री ओवरहेड 17,20,000 लगाया है। तो डिफरेंस कितने का है, तो डिफरेंस तो हो रहा है 1,20,000 का। देखो 16 और 17 में डिफरेंस 1 लाख, तो 1,20,000 का डिफरेंस है। पहला बात है, जो डिफरेंस अमाउंट है वो है हम लोग का 1,20,000, हम यहाँ पर लिख देते हैं। डिफरेंस अमाउंट है 1,20,000, ठीक है। अब ये मुझे ऐड करना है कि लेस करना है, तो मुझे ये पता करना है कि फाइनेंस बुक में क्या इम्पैक्ट आया है इस फैक्ट्री ओवरहेड के अमाउंट से। तो फाइनेंस वालों ने लिखा है 16 लाख, इन्होंने लिखा है 1720। फाइनेंस वालों ने कम दिखाया है, ठीक है। तो अगर कम दिखा है तो इनका प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा, खर्चा कम तो प्रॉफिट ज्यादा, ठीक है। तो इनका प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब मुझे ऐड के साइड में लिखना है, लेकिन जब लिखेंगे तो मुझे कॉस्ट के हिसाब से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉस्ट वालों ने फैक्ट्री ओवरहेड ज्यादा चार्ज किया है, तो
1,20,000 ज्यादा चार्ज किया है, तो यहाँ पर 1,20,000 हो जाएगा मेरा एडिशन, और लैंग्वेज यूज करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड एक्सेस चार्ज, ऐसे भी लिख सकते हो। लास्ट दिन मैंने ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन लिखवाया था, तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी लैंग्वेज ठीक होता है। फैक्ट्री ओवरहेड एक्सेस चार्ज ऐसे करके भी लिख सकते हो। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड देखो, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इसके बाद, अच्छा इसके बाद देखो फैक्ट्री ओवरहेड के बाद ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ये तो एडिशन है, इसको चेक नहीं किया जाता है। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी नहीं देखना है, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी देखो 2,40,000, इनका भी 2,40,000, तो इसके वजह से कोई चेंजेस नहीं आएगा। नेट फैक्ट्री कॉस्ट एक एडिशन वैल्यू है, तो इसे भी नहीं देखना है हमें, जो इंडिविजुअल वैल्यू है उसी से पता करना होता है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है 3,25,161, जबकि यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है 3,20,000, तो दोनों का डिफरेंस है 51,000, एक सेकंड माइनस करके देखते हैं कितना हो रहा है। 3,20,000 माइनस 325,1611, 161 होगा मुझे लग रहा है, ये गलत होगा शायद। 10080 डिवाइड 124 इंटू 4,000, हाँ 161 होगा, एक 1 होगा, ठीक है ये गलत था, 1 होगा यहाँ पर, एक ही 1 होगा। ये नीचे का आंसर ठीक है, क्यों ठीक है बोलो तो, क्योंकि हम कैलकुलेटर में लेस करके ये लिखे थे ना, तो यहाँ पर ये 1 का इम्पैक्ट आया नहीं था, ठीक है। एक बार फिर से देख भी लेते हैं, 10080 फिर 3 बार 0, हाँ 9754 838, हाँ ये इसीलिए ठीक हुआ क्योंकि वो कैलकुलेटर पे कर रहे थे, इसीलिए ये ठीक हो गया है, ठीक है। 3,25,161 होगा माइनस 3,20,000, ठीक है। तो 5,161, ठीक है, 5,161 का डिफरेंस आ रहा है, 5,161 का डिफरेंस आ रहा है। अच्छा अब ये डिफरेंस को मुझे ऐड करना है कि लेस करना है, तो देखते हैं किसने ज्यादा दिखा है किसने कम दिखा है। इन्होंने दिखाया है ज्यादा, ठीक है, इन्होंने कम दिखाया है, तो इन्होंने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कम दिखाया है। लास्ट दिन ही हम लोगों ने पढ़ा था कि क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट के साथ प्रोपोर्शनेट होता है, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा तो प्रॉफिट ज्यादा, क्लोजिंग स्टॉक कम तो प्रॉफिट कम। तो क्योंकि फाइनेंस वालों ने क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाया है, तो इनका प्रॉफिट कम हो गया होगा, ठीक है, कम हो गया होगा यानी माइनस, कम हो गया होगा यानी माइनस, तो हमें लेस वाले कॉलम में जाके लिखना पड़ेगा। लेकिन लिखेंगे कैसे, कॉस्ट के बेसिस पे। तो कॉस्ट की तरफ अगर देखें तो हम लोग का ओवर वैल्यूएशन है क्लोजिंग स्टॉक का, तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 5161, ठीक है, 5161 हो जाएगा ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा चेक करना पड़ेगा। ये बन गया सीओजीएस, ये तो एक एडिशन है, इसको चेक नहीं करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 7,20,000। अच्छा इनका एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना है, 7 लाख। अच्छा इन्होंने बोला है 7 लाख, इन्होंने बोला है 7,20,000, तो इसका मतलब इनका 20,000 का डिफरेंस आएगा, और क्योंकि फाइनेंस वालों ने कम दिखा रखा है तो इनका प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा, फाइनेंस वालों ने कम दिखाया है तो कॉस्ट वालों ने ज्यादा दिखाया है, तो मुझे यहाँ पर 20,000 करना है ऐड, और लैंग्वेज लिखना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एक्सेस चार्ज, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एक्सेस चार्ज 20,000, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 9,60,000, एडिशन तो हमें देखना नहीं होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है 9,60,000। अच्छा ये दोनों ने ही 9,60,000 लिखा है बस, और ये ऐड है, ये प्रॉफिट है, ये सेल्स तो इक्वल है। और हमें यहाँ पर देखो हम लोगों ने मेटेरियल चेक कर लिया, वेजेस चेक कर लिया, एडिशन कभी चेक नहीं किया जाता है, फैक्ट्री ओवरहेड चेक कर लिया, एडिशन नहीं चेक करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी चेक कर लिया, एडिशन चेक नहीं होता है क्योंकि वो तो ऐड करने पे आ रहा है, उससे कोई लिंक नहीं है, ये हम लोगों ने चेक कर लिया, ठीक है। ये भी हम लोगों ने चेक नहीं करना है क्योंकि ये एडिशन था। देखो पीछे हम लोग का यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड चेक हो गया, ये भी एडिशन है, ये भी एडिशन है,
और ये तो हम लोगों ने लिया हुआ ही है इधर पॉइंट, ठीक है, और ये मेरा सेम है, सेल्स यहाँ भी 1,20 है, वहां पर भी 1,20 है। और क्या चेक करना पड़ेगा, इधर से देखो, मेटेरियल चेक हो गया, वेजेस चेक हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड चेक हो गया, सेल्स चेक हो गया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स WIP, ये तो लेजर का टोटल है, छोड़ो, और ये तो टोटल करके बैलेंस आया, तो इससे तो कोई लिंक नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट फिर इधर वैसे भी एडजस्ट होके नेट प्रॉफिट लाया है, तो इसका कोई लिंक नहीं है। हाँ, ये देखो डिविडेंड इनकम, जो एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये चेक हो गया। डिविडेंड इनकम जो सिर्फ फाइनेंस वालों ने दिखाया, कॉस्ट वाला ऐसा इनकम नहीं दिखाता है, तो उन्होंने नहीं दिखाया। तो क्योंकि इन्होंने 1 लाख का इनकम दिखाया है, तो फाइनेंस वालों का प्रॉफिट 1 लाख से बढ़ गया होगा, ठीक है, फाइनेंस वालों का प्रॉफिट 1 लाख से बढ़ गया होगा, तो उसके लिए हमें ऐड में लिखना पड़ेगा 1 लाख। लैंग्वेज क्या यूज करेंगे, लैंग्वेज यूज करेंगे डिविडेंड रिसिव्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक, ठीक है, डिविडेंड रिसीव्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक, ऐसे लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट आइटम क्या है। नेक्स्ट आइटम इधर अगर देखें तो हम लोग का फिर से एक इनकम ही है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, ये भी कॉस्ट वाला रिकॉर्ड नहीं करता है, क्योंकि 20,000 का एक इनकम दिखाया है, तो 20,000 से इनका प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा, इनकम दिखाया है तो प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा, 20,000, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक, हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट। अब नेक्स्ट देखो, इधर भी कुछ एक्सपेंसेस है, लाइक बैड डेप्ट जो कॉस्ट वाले ने रिकॉर्ड नहीं किया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ जो कि कॉस्ट वालों ने रिकॉर्ड नहीं किया, लीगल चार्जेस जो कि कॉस्ट वालों ने रिकॉर्ड नहीं किया, तो 3 ऐसे एक्सपेंसेस है जो कॉस्ट वालों ने रिकॉर्ड नहीं किया, और एक्सपेंसेस के वजह से फाइनेंस बुक में इंपैक्ट क्या होगा, इतने इतने से प्रॉफिट कम दिखेगा, तो इतना हमें माइनस करके लिख देना है। तो सभी लेस आइटम इसके नीचे नीचे लिख देते हैं, ये इस पे और नहीं लिख के दिखा रहे, ठीक है, तो 3 हमें एक्सपेंसेस आइटम यहाँ पर लिखना पड़ेगा। पहला लिख लेते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक। नेक्स्ट हो जाएगा बैड डेट नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक, और उसके बाद हो जाएगा लीगल चार्जेस, लीगल चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक, ठीक है। अच्छा, अमाउंट कितना कितना था, यहाँ क्वेश्चन से एक बार देख ले, डिविडेंड रिसिप्ट इंटरेस्ट डिपॉजिट, ये कहाँ है, ऊपर के तरफ होगा, ये देखो, लीगल चार्जेस 10,000, प्रीलिमिनरी 40,000, प्रीलिमिनरी 40,000, लीगल चार्जेस 10,000। अच्छा, बैड डेप्ट है 80,000। अब देखते हैं कितना आंसर आता है, ठीक है, सभी तो लिख लिया, आंसर कितना आना चाहिए वो भी हमें पता है, आंसर आना चाहिए 12,90,000, ठीक है, तभी तो रिकनसाइल हुआ कि इस वजह से 12,90,000 इनका आया है, वही हम लोग चेक कर रहे हैं। 5,65,162 प्लस इसमें ऐड हो जाएगा 6 लाख और 1 लाख, 7 लाख 20 20 40, 7 लाख 40, 8 लाख, 8 लाख 40, और यहाँ पर हो गया 20, 8 लाख 60, ठीक है, 8 लाख 60 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। 14,25,162 सब ऐड करके आया, यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार, 14,25,162 ये सब ऐड करके आया, फिर बाकी हमें करना है लेस, माइनस करते हैं 5,161, अच्छा, फिर माइनस 40, 80 और 10, 90, 90 और 40, 90 और 40, 12,90,000, 12,90,001। अब ये 1 जो है ना, ये देखो आना चाहिए था 12,90,000,
सही है, लेकिन ये क्यों ऐसा आ गया पता है? क्योंकि यहाँ पर ये देखो इस वन के लिए आया है, बाकी कोई वन इस पे रेस्पॉन्सिबल नहीं है, 5161 के लिए आया है। अब ये 5161 कहाँ से आया था? देखो 5161 आया था हम लोग का ये डिफरेंसेस के लिए, जिसमें ये देखो हम लोग का जिसमें क्या आया था ना यहाँ पर पॉइंट में आंसर आया था। अब अगर हम लोग इस क्वेश्चन में 3,25,161 के जगह इसको 0 कर लेते हैं ना, तो फिर हम लोग का ये वाला डिफरेंसेस नहीं दिखेगा। ठीक है, वो अप्रोक्सीमेशन के वजह से हो गया। इसको तुम लोग क्या कर सकते हो, देखो इसमें सिंपल ऐसा करोगे, एग्जाम में अगर ऐसा हो जाता है तो सिंपल यहाँ आके तुम लोग को क्या कर लेना है, इसको 0 ले लेना है। ठीक है, इसको 0 लेने से ये थोड़ा सा डेटा इसके बाद चेंज होते जाएगा, तो ये जो अप्रोक्सीमेशन है ये तुम लोग को नहीं दिखेगा। या फिर यहाँ पर जब लोगे तो 5161 अप्रोक्स बोल के ले सकते हो। ठीक है, तो ये ठीक है, गलत नहीं है। वो देखो अप्रोक्सीमेशन की वजह से हमारा ये थोड़ा सा चेंजेस दिख रहा है। तो यहां पर लिखेंगे प्रॉफिट एज पर फाइनेंस बुक। ठीक है, प्रॉफिट एज पर फाइनेंस बुक इतना इसीलिए आ रहा है। तो हो गया, रिकंसिलिएशन हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, तो ये भी देखो लास्ट दिन जैसा ही क्वेश्चन था, नया कुछ था नहीं, हम लोगों ने बस एक सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन और एक प्रैक्टिस कर लिया। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर एमसीक्यूज है वो तो देखेंगे। देखो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा देने का तरीका अलग है, बाकी है सेम चीज ही जैसा हम लोगों ने किया है पहले। द फॉलोइंग इनकम्प्लीट अकाउंट्स आर फर्निश्ड टू यू फॉर द मंथ। बोल रहा है कि अक्टूबर के मंथ का कुछ इनकम्प्लीट अकाउंट्स दिया हुआ है। स्टोर लेजर कंट्रोल का टू बैलेंस दिया हुआ है, ये वाला। ठीक है, मतलब डेबिट बैलेंस है, टू साइड है तो डेबिट बैलेंस है। WIP का ओपनिंग बैलेंस, फिनिश गुड्स का ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये सब 1 अक्टूबर का है, मतलब सब ओपनिंग है। अच्छा, इसके बाद भले BDCD नहीं लिखा हुआ है, लेकिन 1/10/2022 से पता चल रहा है ओपनिंग है, क्योंकि मंथ एंडेड है 30th अक्टूबर। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड बोला है 45,000। फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड अकाउंट, देखो ये जो है यहाँ पर अकाउंट का तो नाम दिया है, लेकिन ये अकाउंट बनाया नहीं है, तो शायद हो सकता है कि हमें बनाना पड़े। वो तो देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में अभी तक क्या बोला है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट, क्रेडिटर्स फॉर परचेज अकाउंट, ये बना हुआ है, ये बना हुआ है। ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये दोनों जो है बिल्कुल बना हुआ नहीं है, सिर्फ नाम दिया हुआ है। ये जो मिडिल का दो है सिर्फ नाम दिया हुआ है, बाकी ये सब अकाउंट में ओपनिंग डिटेल्स तो एटलीस्ट हमारा दिया हुआ है। क्रेडिटर का देखो बाई बैलेंस होता है क्रेडिटर का, तो इसीलिए बाई बैलेंस बोल के दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस। अच्छा, अभी यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन आगे दिया हुआ है। द फैक्ट्री ओवरहेड आर अप्लाइड बाय यूजिंग ए बजटेड रेट बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर। बोल रहा है कि फैक्ट्री ओवरहेड जो अप्लाई करना है वो हमें बजटेड रेट के बेस पे लगाना होता है। तो बजटेड रेट मतलब एस्टिमेटेड रेट। एस्टिमेटेड रेट जो है वो कैसे इन्होंने डिसाइड किया है, बोल रहा है कि डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस पे डिसाइड करना है। तो बोल रहा है कि बजट फॉर ओवरहेड्स, ठीक है, बजट फॉर ओवरहेड्स फॉर 2022 इज 6,75,000। बोल रहा है कि बजट फॉर ओवरहेड फॉर 2022 6,75,000, मतलब 6,75,000 का टोटल बजटेड ओवरहेड है, एस्टिमेटेड ओवरहेड है। और डायरेक्ट लेबर आवर एस्टिमेटेड बजटेड है 4,50,000। तो मुझे रेट निकालना है, तो रेट मतलब पर आवर पे कितना होगा। ठीक है, बजटेड ओवरहेड जो है वो पर बेसिस पे कितना होगा, तो वो कैसे निकालेंगे, पर आवर, पर लेबर आवर बेसिस पे निकलेगा। ऐसे क्यों निकलेगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन बोल ही दिया है कि जो ओवरहेड है उसे डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस पे निकालो, मतलब ओवरहेड निकलेगा रुपीज समथिंग पर लेबर आवर। ठीक है, तो मुझे कैसे निकालना पड़ेगा, इससे अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो जो आंसर आएगा ये देखो 6,75,000 डिवाइडेड बाय 4,50,000। ठीक है, तो मेरा आंसर आ गया 1.5। तो ये मेरा क्या हो गया, ओवरहेड रिकवरी रेट। मुझे बोला था लेबर आवर बेसिस पे निकालने के लिए, मैंने वो निकाल लिया। फैक्ट्री ओवरहेड जैसे अप्लाई करना है वो मुझे पता चल जाएगा। तो इस रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरहेड रिकवरी। ठीक है, रिकवरी रेट बोलते हैं। ठीक है, तो पहले तो हमें ये करना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन में पहले हम लोग ये कर लेते हैं कि ओवरहेड रिकवरी रेट हम लोग का कितना है, पहले ये निकाल लेते हैं। पहला इंफॉर्मेशन मिल गया, तो पहले ये निकाल लेते हैं एक बार, क्योंकि हमें यहाँ पर ये जरूरत पड़ेगा। कैसे देखो, क्योंकि क्वेश्चन में तो बोल ही दिया है ना, देखो निकालना तो पड़ेगा। बोला है डायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड आर अप्लाइड बाय यूजिंग ए बजटेड रेट बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर, तो बजटेड रेट निकाल लेते हैं।
तो चलो पहले हम लोग बजटेड रेट निकाल लेते हैं। ओवरहेड रिकवरी रेट एज पर डायरेक्ट लेबर आवर कितना होगा? तो ओवरहेड रिकवरी इक्वल टू, इसमें लिख दो कैलकुलेशन ऑफ बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर आवर। ऐसा हम लोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन बोला है, ठीक है। बजटेड ओवरहेड है 6,75,000, बजटेड ओवरहेड है 4,50,000 आवर्स। रुपीज 1.5 पर डायरेक्ट लेबर आवर्स, 1.5 पर डायरेक्ट लेबर आवर, ठीक है। तो ये निकल गया। तो अभी देखो हमें बोला था कि अप्लाई इस तरीके से करना है, तो मैंने कर लिया। अब क्वेश्चन में इसका एप्लीकेशन कहाँ होगा वो क्वेश्चन को आगे पढ़ने से पता चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है। The balance in the account of creditor for purchase on 31st October 2022 is 15,000। बोल रहा है कि क्रेडिटर अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस उस मंथ का 15,000 है। फिर हम लोग को क्रेडिटर अकाउंट का कौन सा बैलेंस दिया हुआ था? ओपनिंग दिया हुआ था। देखो 1 अक्टूबर का दिया हुआ था 30,000, और जो क्लोजिंग वैल्यू है वो बोल रहा है 15,000 है। एंड द पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन अक्टूबर, अक्टूबर में हम लोगों ने क्रेडिटर को जितना अमाउंट पे किया है वो है 1,05,000, ठीक है। बोल रहा है वो 1,05,000 है, ठीक है। अब इसका यूज कहां पर होगा वो तो क्वेश्चन में देखने से पता चलेगा कि इसका यूज हमें कहां पर करना है। तो ये देखो क्वेश्चन में ना यहाँ पर बोला है मेटेरियल परचेस फाइंड आउट करके बताओ। तो ऑब्वियसली मेटेरियल परचेस निकालने के लिए हमें ये यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमें मेटेरियल परचेस निकालना है तो हम लोग इसका यूज करेंगे। तो देखो ये जो सेकंड इंफॉर्मेशन है इसका यूज हमारा क्वेश्चन का पार्ट ए के लिए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन का पार्ट ए के लिए हो जाएगा। तो चलो हम लोग ए निकाल के देखते हैं मेटेरियल परचेस्ड का आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं मेटेरियल परचेस्ड कैलकुलेशन। पहला क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा। देखो कैसे निकाल सकते हैं, अकाउंट बना के निकाल लेते हैं, ठीक है। क्रेडिटर का अकाउंट हमें गिवन है, क्रेडिटर का अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, टू बैलेंस सीडी, लिख लेते हैं। देखो क्लोजिंग बैलेंस हम लोग को क्रेडिटर का दिया है 15,000, ठीक है। ओपनिंग दिया था 30,000, ओपनिंग दिया था 30,000, ये देखो यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखो 30,000, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट क्या बोला है, देखो बोल रहा है कि पेमेंट हुआ है क्रेडिटर को 1,05,000। तो पेमेंट का एंट्री क्या हो जाएगा, क्रेडिटर टू बैंक हो जाएगा। देखो अब अगर सोचोगे इंटीग्रेटेड है कि नॉन इंटीग्रेटेड है, तो ये इंटीग्रेटेड अकाउंट से होगा तभी क्रेडिटर का बात आ रहा है। देखो स्टोर लेजर ये सब के साथ क्रेडिटर जब दिख रहा है तो ये इंटीग्रेटेड ही होगा, ठीक है। नॉन इंटीग्रेटेड में तो क्रेडिटर बोल के कुछ आता नहीं है, नॉन इंटीग्रेटेड में कॉस्ट वाला अपना लिखता है, ये अपना लिखता है। तो यहाँ पर तो हमारा मिक्स्ड अप में क्रेडिटर भी दिख रहा है, मतलब ये हम लोग का इंटीग्रेटेड है, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड के केस में जब वैसे भी ये फाइनेंस वालों का एंट्री होता है, कॉस्ट वालों का वैसे भी होता नहीं है। क्रेडिटर को जब हम लोग पेमेंट करते हैं तो क्रेडिटर टू बैंक 1,05,000, कॉस्ट वाले इसका एंट्री करते नहीं है, ठीक है। अब इसको टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,05,000 प्लस 15,000, तो ये हो गया 1,20,000, 1,20,000 माइनस 30,000,
90,000, ठीक है। ये 90,000 का जो बैलेंस आया इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे, ऑब्वियसली बाई साइड में है तो बाई लिखेंगे, लेकिन इसका नाम क्या देना चाहिए। तो ये अकाउंट मुझे क्या बोल रहा है कि मैंने पहले क्रेडिटर को 30,000 मुझे देना था, ठीक है, और करेंटली मैंने 1,05,000 दिया है, तो मुझे अगर किसी को 30,000 देना है तो हम उसको 1,05,000 क्यों पे करेंगे, मतलब मैंने उससे और भी कुछ परचेस किया होगा। और क्रेडिटर का तो फर्स्ट एंट्री क्या होता है, परचेस टू क्रेडिटर वाला होता है, ठीक है। तो ये मेरा एंट्री क्या हुआ होगा, ये मेरा एंट्री होना चाहिए बाय परचेस, ठीक है, ये मेरा एंट्री होना चाहिए बाय परचेस, ठीक है, परचेस टू क्रेडिटर, ये वाला एंट्री मेरा होना चाहिए। तो ये मेरा हो जाएगा मेटेरियल परचेस का वैल्यू, ठीक है। ये जो 90,000 आया ये मेरा मेटेरियल परचेस का आंसर हो गया। तो क्वेश्चन में मुझे पूछा है कि बताओ यहाँ पर कि मेटेरियल परचेस कितना है, तो मेटेरियल परचेस ड्यूरिंग अक्टूबर, मेटेरियल परचेस्ड during October 2022 is for rupees 90,000, ठीक है। मेटेरियल परचेस है 90,000 का, ठीक है। ये पहला आंसर निकल के आ गया हम लोग का मेटेरियल परचेस। अच्छा, अब देखते हैं इसके बाद, ये देखो ये सेकेंड इंफॉर्मेशन को काम में लगा के हम लोगों ने आंसर निकाला। उसके बाद बोला है फिनिश गुड्स इन्वेंट्री एज ऑन 31 अक्टूबर 66,000। फिनिश गुड्स जो है वो 31 अक्टूबर को 66,000 दिख रहा है। तो देखते हैं इसके रिगार्डिंग, मुझे बोला है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड ये निकालने के लिए बोला है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड कितना है, मतलब कितना गुड्स हम लोगों ने पूरा पूरी बना लिया, तो उसके लिए मुझे फिनिश गुड्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ये थर्ड इंफॉर्मेशन मेरा पॉइंट बी के आंसर के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो मुझे एक फिनिश गुड्स अकाउंट बनाना चाहिए। क्या यहाँ पर फिनिश गुड्स अकाउंट्स था, हाँ ये देखो फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट था, ठीक है। तो अब हम लोग पॉइंट बी का कैलकुलेशन करेंगे, कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स ये निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बना लेते हैं फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, ठीक है, जो कि है 75,000 टू बैलेंस बीडी 75,000। अच्छा, बाकी क्लोजिंग में कितना है वो मुझे नीचे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ये देखो पॉइंट नंबर 3 में फिनिश गुड्स इन्वेंट्री एज ऑन 31 अक्टूबर, क्योंकि ये मंथ का है 31 अक्टूबर एंड वाला इंफॉर्मेशन है, तो इधर आ जाए 66,000। अच्छा, और हमें क्या लिखना पड़ेगा, देखते हैं और क्या लिख सकते हैं। देखो फिनिश गुड्स जो है, फिनिश गुड्स में जो स्टॉक आता है वो WIP से आता है, इसके बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा है, ठीक है। तो WIP से आता है, तो एक बार WIP का जो यहाँ अकाउंट बना हुआ है वहां पर देखते हैं क्या कुछ डिटेल्स है, नहीं कुछ तो नहीं है, सिर्फ टू बैलेंस BD 6,000 दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मुझे फिनिश गुड्स वाले को कंप्लीट करना है तो मुझे यहाँ पर देखते हैं कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है कि नहीं, देखते हैं, आगे पढ़ना पड़ेगा नहीं तो नहीं होगा। देखो हाँ यहाँ पर बोला है द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 1,95,000, हाँ इससे बन जाएगा। बोल रहा है जो गुड्स बिक गया उसका कॉस्ट है 1,95,000, जो गुड्स बिक गया उसका कॉस्ट है 1,95,000। तो उतने का मेरा स्टॉक कम हो गया है। देखो मेरे पास इतना फिनिश गुड्स था, अभी इतना बचा हुआ है। कम क्यों बचा हुआ है, क्योंकि मैंने बेच दिया है। जो बेचा है उसको हम लोग फिनिश गुड्स कंट्रोल में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स बोल के लिखते हैं। कितना बिक गया है 1,95,000, ठीक है। तो मेरे पास ये क्या है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स था। मुझे फाइंड आउट करने क्या बोला है कि करेंटली हम लोगों ने कितना फिनिश गुड्स बनाया, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड इन अक्टूबर 22, ठीक है। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स इन अक्टूबर 22, ठीक है, मतलब करेंटली हम लोगों ने कितना फिनिश गुड्स बनाया। तो देखो 75,000 हमारे पास पहले से था, इतना बेच दिया, अभी भी इतना पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब 75,000 था तो इतना कैसे बेच दिया, तो कुछ तो बनाया होगा। तो वो कैसे पता चलेगा, ये जो बैलेंस करके आएगा वही से हमें पता चलेगा। तो ये देखो 1,95,000 का सेल हो गया, फिर भी 66,000 का स्टॉक हमारे पास बचा हुआ है। तो ये 2,61,000 और माइनस 75,000 1,86,000, ठीक है। ये टू साइड में आएगा, इसको क्या लिखते हैं देखो, वेयर हाउस से जो है, सॉरी फैक्ट्री से वेयर हाउस में आता है। तो हम लोग एंट्री क्या करते थे,
फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP, तो ये मुझे लिखना पड़ेगा टू WIP, ये हो जाएगा गुड्स प्रोड्यूस्ड, इसको हम लोग बोलेंगे इस बार का गुड्स प्रोड्यूस्ड 2,61,000। ठीक है, तो ये हम लोग का किस चीज का आंसर मिल गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड इन अक्टूबर 2022 2,61,000 का गुड्स जो है वो कंप्लीटेड, सॉरी 1,86,000 मैंने गलत लिख दिया, टोटल लेजर का लिख दिया गलती से। ठीक है, ये वाला हुआ 1,86,000, 1,86,000 का गुड्स हम लोग का कंप्लीटेड है। ठीक है, इस बार का। तो देखो एक के बाद एक जो है पजल जैसा है, हमें एक एक अकाउंट बनाना है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पहले सीखा था उसी का दिमाग लगा के हमें एक एक अकाउंट बनाना है और इंडिविजुअली जो भी हमें आंसर पूछा है वो देना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी देखो हम लोगों ने 4th नंबर पॉइंट तक सारा डेटा यूज कर लिया। ठीक है, अब 5th नंबर पॉइंट में क्या बोला है, ऑन 31st October 2022 मतलब ईयर एंड में देयर वाज ओनली वन अनफिनिश्ड जॉब इन द फैक्ट्री, एक ही काम जो है फैक्ट्री में बाकी है। द कॉस्ट रिकॉर्ड सो दैट 3,000 ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड 6,000 ऑफ मटेरियल कॉस्ट हैड बीन चार्ज्ड। बोल रहा है अनफिनिश्ड का मतलब क्या हो जाता है पता है, अनफिनिश्ड का मतलब बोल सकते हो सेमी फिनिश्ड या फिर WIP। ठीक है, मतलब जो जॉब पूरा पूरी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन जब इसका कॉस्ट रिकॉर्ड हम लोग देखते हैं जो काम पूरा नहीं हुआ है उसमें क्या कुछ भी कॉस्ट अभी तक नहीं लगा, लगा है। कितना लगा है, 3,000 रुपीज का लेबर कॉस्ट लगा है और 6,000 का डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लगा है। मतलब WIP का वैल्यू कितना है, 3,000 प्लस 6,000, क्लोजिंग WIP का वैल्यू है 9,000। ये मटेरियल के, ये लेबर के रिगार्डिंग, ये मटेरियल के रिगार्डिंग। ठीक है, अच्छा, और लेबर को कैसे चार्ज किया गया, बोल रहे 3,000 जो लेबर का पेमेंट हुआ है वो क्यों हुआ है, बोल रहे 1,200 डायरेक्ट लेबर आवर काम हुआ है। तो लेबर को कितने रेट के बेसिस पे पेमेंट किया गया होगा, तो लेबर का जो रेट है वो हो जाएगा, ये देखो 3,000 पे हुआ है 1,200 आवर्स काम करने के लिए। ठीक है, तो इसको डिवाइड करने से देखते हैं कितना आता है, तो हमें रेट भी पता चलेगा। ठीक है, 2.5। ठीक है, रेट पता चल गया हम लोग का 2.5 पर लेबर आवर करके हम लोग का जो है वेज रेट हो रहा है। अच्छा, अब देखते हैं हमें फाइंड आउट करने क्या बोला है, देखते हैं। ये तो मुझे क्लोजिंग WIP का बैलेंस दिया है, जब हम लोग WIP अकाउंट बनाएंगे तब हमें ये वैल्यू लिखना पड़ेगा। यहाँ पर पॉइंट नंबर C में बोला है ओवरहेड अप्लाइड टू प्रोडक्शन इन अक्टूबर 2022, जितना हम लोगों ने प्रोडक्शन किया है अक्टूबर में उसमें ओवरहेड कितना अप्लाई किया है। तो देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर तो वो इंफॉर्मेशन है नहीं कि कितना हम लोगों ने प्रोड्यूस किया है, लेकिन यहाँ पर है टोटल 28,200 डायरेक्ट लेबर आवर्स वर्क हुआ है। ठीक है, मतलब टोटल जो प्रोडक्शन हुआ है उसमें 28,200 डायरेक्ट लेबर आवर काम हुआ है। ऑल फैक्ट्री वर्कर अर्न सेम रेट ऑफ पे, तो रेट ऑफ पे अभी भी निकाला था 2.5, तो सभी वर्कर को हम लोगों ने 2.5 करके पे किया है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में, और टोटल लेबर आवर काम हुआ है 28,200। ठीक है, तो अगर मुझे पता करना है ओवरहेड अप्लाइड टू प्रोडक्शन तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ये देखो पॉइंट नंबर C निकालते हैं। देखो पॉइंट नंबर C हमें निकालने बोला है ओवरहेड applied to production in October 2022। अच्छा, कैसे निकालेंगे, देखो ओवरहेड अप्लाई बोल रहा है 20। देखो ओवरहेड अप्लाई कैसे करना है, एकदम स्टार्टिंग में अगर जाओगे जो मैंने फर्स्ट निकाला था, ओवरहेड हमें हमेशा अप्लाई करना है डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस पे। ठीक है, तो डायरेक्ट लेबर आवर, कितना डायरेक्ट लेबर आवर काम हुआ है, टोटल 28,200 आवर्स काम हुआ है, तो कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट लेबर आवर्स, टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स इनटू रिकवरी रेट, इनटू रिकवरी रेट, ये हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर हो जाएगा ओवरहेड अप्लाइड। अच्छा,
तो डायरेक्ट लेबर आवर्स कितना है, देखो बोला है 28,200 28,200 आवर्स काम हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमें लगाना है और ऑल द, देखो यहाँ पर हमें बोला है कितना अप्लाई होगा, एक्चुअली में कितना अप्लाई होगा। तो देखो यहाँ पर कॉस्ट रिकॉर्ड जो है वहां से हमें पता ना, ओवर रिकवरी रेट, ये देखो रिकवरी रेट लेना पड़ेगा ना, वो तो लेबर आवर का पेमेंट रेट है। रिकवरी रेट हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा था एकदम क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, कहाँ गया, ये रहा 1.5 पर डायरेक्ट लेबर आवर। तो यहाँ पर कितना इंक्लूड हो जाएगा, कितना इंटू हो जाएगा, 1.5 पर लेबर आवर, ठीक है। ये क्यों नहीं होगा, अभी जो मैंने 2.5 निकाला ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो मेरा ओवरहेड रिकवरी रेट नहीं है, ये है लेबर का पेमेंट रेट है, ठीक है। मुझे बोला है कि ओवरहेड का अप्लाइड वैल्यू निकालो, तो हमें अप्लाई कैसे करना है, डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस पे। तो डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस पे एस्टिमेटेड रेट हुआ था 1.5। तो अगर एक्चुअली में 28,200 आवर्स का काम हुआ है तो 1.5 करके हम लोग का 42,300 का जो है ओवरहेड अप्लाइड निकल के आएगा, ठीक है। तो जैसे इनमें क्वेश्चन में दिया है वैसे ही करेंगे। ओवरहेड अप्लाइड कैसे होगा, डायरेक्ट लेबर आवर्स, ठीक है, डायरेक्ट लेबर आवर्स इनटू रिकवरी रेट। डायरेक्ट लेबर आवर ही क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ओवरहेड को कैसे ये लोग कंसीडर करते हैं। बोल रहा है कि डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस पे, तो लेबर आवर ले लो इनटू उस पे रेट लगा लो। तो लेबर आवर मिल गया क्वेश्चन में, रेट हम लोगों ने पहले से निकाल रखा था, अप्लाई कर लिया। तो देखो हमें ए बी सी तीनों आंसर निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ तो एक ही पॉइंट बचा है पढ़ने के लिए, ये वाला, और बाकी 2-3 यहाँ आंसर पूछ रखा है। नेक्स्ट बोल रहा है ऑल एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड इन अक्टूबर हैव बीन पोस्टेड। बोल रहा है कि जितना एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड है वो सारा हमें पोस्ट कर देना है, ठीक है, मतलब अकाउंट में दिखा देना है, ठीक है, दिखा देंगे। यहाँ पर नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखो काफी सारा चीज पूछा है। जी तक हम लोगों ने अभी तक कहाँ निकाला है, सी तक निकाला है। इसके बाद हमें बोला है बैलेंस ऑफ WIP ऑन 31 अक्टूबर, मतलब 31 अक्टूबर यानी जो है मंथ के एंड में वर्क इन प्रोग्रेस का बैलेंस बताओ, वर्क इन प्रोग्रेस का बैलेंस बताओ। तो ये देखो यहाँ पर ये जो इंफॉर्मेशन था ना, इससे निकल के आएगा। देखो यहाँ पर बोला था ना अनफिनिश्ड, अनफिनिश्ड का मतलब ही होता है हम लोग का WIP, उसका 31 अक्टूबर का डिटेल्स बताया है, हमें पूरा कंप्लीट करके लिख के दिखाना है कि क्लोजिंग वैल्यू ऑफ WIP कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग पॉइंट डी करते हैं, सी तो हो गया, अब पॉइंट डी निकालेंगे। बैलेंस ऑफ WIP ऑन 31 अक्टूबर 2022। तो WIP जो पड़ा हुआ है उसमें हम लोगों ने क्या क्या काम किया है, डायरेक्ट मटेरियल के तरफ से काम हुआ है 6,000 का, डायरेक्ट मटेरियल इनकट हुआ है 6,000 का, ठीक है। ये क्वेश्चन ही हमें बता रहा है तो ही हम लिख रहे हैं। ये देखो हमें क्वेश्चन में दे दिया था कि जो देखो अनफिनिश्ड जॉब इन फैक्ट्री कॉस्ट रिकॉर्ड, सो कॉस्ट रिकॉर्ड से हम लोगों ने देखा है डायरेक्ट मटेरियल है 6,000, फिर मटेरियल के बाद लेबर लगाएंगे, तो यहाँ पर ऐड करते हैं डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर है 3,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमें क्या लगाना पड़ेगा, नेक्स्ट हमें ओवरहेड भी लगाना पड़ेगा। क्यों ओवरहेड लगाएंगे, क्योंकि ओवरहेड ऑलवेज डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस पे लगता है, ठीक है। तो इसमें ओवरहेड भी, इसीलिए ये क्वेश्चन दिया था, सिर्फ 6,000 और 3,000 लिखने से नहीं होगा। हमें पता है अगर किसी भी तरीके का ओवरहेड इस प्रोडक्शन में लगता है तो वो लेबर आवर बेसिस पे लगता है, तो हमें खुद से यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ओवरहेड कितना हो जाएगा, लेबर आवर पे लगेगा रेट के हिसाब से, रेट कितना है 1.5, रिकवरी रेट है 1.5, और लेबर आवर कितना है ये देखो दिया हुआ है, WIP पे 1200 डायरेक्ट लेबर आवर काम हुआ है, तो 1200 इंटू 1.5 ये ओवरहेड हो जाएगा। तो 1200 इंटू 1.5, तो ये हो गया 1800, ठीक है। तो 6 + 3 9, 9 + 1 10,800, 10,800 ये हो गया हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस ऑफ WIP, ये पूछा था, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ WIP पूछा था, ये कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या पूछा है।
डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग 2022 पूछा है कंज्यूम्ड, तो ये क्या था फिर, ये तो परचेस था, जितना परचेस हुआ है उतना कंज्यूम होगा ऐसा तो जरूरी नहीं है, तो कंजम्पशन कहां पर पता चलेगा, ऑब्वियसली फैक्ट्री में जितना यूज हुआ है तो उसके लिए कौन सा अकाउंट ओपन होना चाहिए, WIP कंट्रोल, क्योंकि वहां पर ही हमें पता चलेगा कितना हम लोगों ने फैक्ट्री में डायरेक्ट मटेरियल सेंड किया है, और साथ ही साथ हमें साइमल्टेनियसली बना लेना चाहिए से जो है स्टोर लेजर कंट्रोल, ठीक है, क्योंकि दोनों में एक साथ डेटा पुट करेंगे तो आंसर निकल के आएगा। तो नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। देखो इसके लिए क्या अकाउंट होना चाहिए, एक तो जहां से मटेरियल जा रहा है, मटेरियल कहां से जाता है, स्टोर से जाता है, तो एक बार हम लोग बनाएंगे स्टोर लेजर कंट्रोल, और मटेरियल स्टोर से कहां आउटफ्लो होता है, WIP में होगा अगर डायरेक्ट मटेरियल है, तो मुझे मटेरियल कंजम्पशन पूछा है तो ऑब्वियसली डायरेक्ट मटेरियल का बात ही पूछा है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे हम लोग क्लोज कर सकते हैं, मतलब इसमें सारा डेटा कैसे पुट करेंगे। स्टोर लेजर कंट्रोल में टू बैलेंस BD 54,000, तो यहां पर लिख लेंगे टू बैलेंस BD 54,000, WIP टू बैलेंस BD 6,000। अच्छा, अब और क्या डेटा लिख सकते हैं, देखो और क्या डेटा लिख सकते हैं, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा। देखो यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है, चलो यहाँ पर देखते हैं। जब हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि क्रेडिटर, जैसे हम लोगों ने देखो पेमेंट टू क्रेडिटर, हम लोग का परचेज आया था ना, ये देखो यहाँ पर एक बार चलते हैं। देखो क्रेडिटर अकाउंट में हम लोगों ने क्या लिखा था, ये जो है ना, ये एक्चुअली मुझे बाई परचेज नहीं लिखना चाहिए था, इसको मुझे लिखना चाहिए बाई स्टोर लेजर कंट्रोल, है ना, क्योंकि परचेज लिखेंगे तो फिर तो नॉन इंटीग्रेटेड हो गया, ये तो मिलके काम कर रहे हैं, तो परचेज होने से SLC होना चाहिए, स्टोर लेजर कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि एंट्री क्या होता है, कॉस्ट बुक वाले बोलेंगे स्टोर लेजर कंट्रोल टू GLA, ठीक है, और फाइनेंस वाले क्या बोलते हैं, वो तो सिंपल बोलते हैं परचेज टू क्रेडिटर। अगर दोनों को मिला के मुझे लिखना है, GLA तो ले नहीं सकते, तो SLC टू क्रेडिटर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जब परचेज होगा तो बाई SLC होना चाहिए, तो इसका मतलब स्टोर लेजर कंट्रोल में इसका क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा टू क्रेडिटर बोल के 90,000, ठीक है। तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा टू क्रेडिटर 90,000, ठीक है। अच्छा, WIP में और क्या लिखे, देखो WIP का मुझे जितना याद आ रहा है, यहाँ पर हम लोग का एक अकाउंट में क्रॉस पोस्टिंग आया था WIP का, ये देखो फिनिश गुड्स टू WIP, तो WIP में लिखेंगे बाई फिनिश गुड्स 1,86,000, बाई नीचे की तरफ लिख रहा है, ठीक है, नहीं ऊपर भी लिखेंगे तो चलेगा, चलो ऊपर ही लिख देते हैं, बाई फिनिश गुड्स 1,86,000, ठीक है, 1,86,000। अच्छा, और क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर देखते हैं और कोई इंफॉर्मेशन है कि नहीं है हम लोग के पास। फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स ये दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ देखते हैं स्टोर लेजर, WIP, फिनिश गुड्स, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल दिया हुआ है, परचेज, बस और तो कुछ नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड का जो है यहाँ पर कितना दिया हुआ है 45,000, ये हम लोग का जो डेबिट बैलेंस दिख रहा है, ये ओपनिंग दिख रहा है। फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड कितना हुआ, ये देखो फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड अभी अभी हम लोगों ने निकाला है 42,300। अब इसका ये अप्लाइड है, तो इसका एंट्री क्या होता है, जब फैक्ट्री ओवरहेड पे होता है तो एंट्री होना चाहिए फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा बैंक, क्योंकि हम लोग इंटीग्रेटेड वाला कर रहे हैं, तो कॉस्ट वाले का फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल लेंगे, फाइनेंस वाले का टू बैंक लेंगे, ठीक है।
अब जब इसे अप्लाइड या रिकवर्ड करते हैं तो फिर एंट्री क्या होता है, टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल हो जाएगा। और इसको हम लोग कहाँ सेंड करेंगे, इसको हम लोग सेंड करते हैं WIP में, WIP अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल जब अप्लाई होता है। तो अप्लाइड रेट कितना है 42,300, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, टू फैक्ट्री ओवरहेड, ये देखो टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, ये हम लोग का हो जाएगा 42,300, ये यहाँ पर आ जाएगा 42,300, ठीक है। अच्छा, और क्या क्या चीज WIP में जाके रिकवर्ड होता है, वेजेस भी होता है। जब वेजेस पे होगा तो एंट्री क्या था, वेजेस कंट्रोल टू बैंक, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड वाला कर रहे हैं, ठीक है। और जब मतलब रिकवर्ड या अप्लाइड होता है तो टू वेजेस कंट्रोल, WIP टू वेजेस कंट्रोल डायरेक्ट वाला, WIP टू वेजेस कंट्रोल हो जाएगा जो डायरेक्ट वेजेस है। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, WIP टू वेजेस कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा टू वेजेस कंट्रोल, ये सब डायरेक्ट वाला एक्सपेंस लिख रहे हैं, ये वाला वेजेस कंट्रोल डायरेक्ट वाला। अच्छा, डायरेक्ट वेजेस का कितना है वो मुझे देखना पड़ेगा, तो वेजेस का कितना है देखते हैं, वेजेस का यहां पर देखते हैं। वेजेस का खर्चा एक सेकंड, वेजेस का खर्चा हम लोग का हो जाएगा, देखो सबको सेम रेट में पे किया जाता है बोल रहा है, तो रेट कितना आया था 2.5, ठीक है। तो 28,000 डायरेक्ट लेबर आवर काम हुआ है, तो लेबर का पेमेंट, और जो हम लोग ओवरहेड रिकवरी रेट निकाल रहे हैं उससे तो ओवरहेड निकलेगा, तो वेजेस कितना हो जाएगा, तो वेजेस हम लोग ऐसे निकालेंगे, ये देखो वेजेस कंट्रोल हम लोग का कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा 28,200 आवर्स काम हुआ है, और वेजेस रेट कितना हो जाएगा इनटू, यहाँ पर वेजेस रेट हो जाएगा 3,000 डिवाइडेड बाय 1200, 3,000 डिवाइडेड बाय 1200, ये तो लेबर का पेमेंट रेट है ना। तो ये देखो 3,000 डिवाइडेड बाय 1200 करने से लेबर का पेमेंट रेट निकल के आ गया 2.5 इंटू 28,200, तो 70,500 का हम लोग का डायरेक्ट वेजेस को पेमेंट गया, ठीक है। और जब इस पे हम लोग 1.5 लगा रहे, वो ओवरहेड रिकवरी रेट बता रहा है जिससे 42,300 आया, तो वेजेस कंट्रोल में इतना चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर क्या आएगा देखो, बाई बैलेंस CD, WIP का क्लोजिंग बैलेंस अभी अभी हम लोगों ने निकाला 10,800 है, ठीक है, 10,800 है, हो गया। अच्छा, अब इसको हमें क्लोज करना पड़ेगा, तो 10,800 और 1,86,000, और तो हम लोग का WIP में कुछ नहीं आता है, WIP में हम लोग का यही सारा आइटम आता है, तो 1,96,800, 96,800, 1,96,800। देखो WIP में हम लोग का क्या आएगा, ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP। WIP कहाँ कहाँ क्लोज होता है, अगर तुम लोग सारे एंट्रीज को चेक करोगे तो वहां पर देख सकते हो, पहला जो है वेजेस को जब हम लोग रिकवर्ड करते हैं तो डायरेक्ट वेजेस हम लोग का होता है WIP टू वेजेस कंट्रोल, फैक्ट्री ओवरहेड का होता है WIP टू फैक्ट्री ओवरहेड, ये सब टोटल होने के बाद ये मेरा हो गया ओपनिंग WIP, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड होगा, उसमें वेजेस ऐड हो जाएगा। और फिनिश गुड्स कंट्रोल ये कब होता है, जब हमारा ये क्या है फैक्ट्री से वेयर हाउस में जाने का एंट्री हो गया, ये बचा हुआ जो है WIP हो गया। अच्छा, और एक चीज यहाँ पर जाएगा दैट इज मेटेरियल, ठीक है, मेटेरियल का आता है ना, तो मेटेरियल का यहाँ पर जो एक्चुअली बैलेंस आ रहा है वो मेरा आ जाएगा 2SLC, स्टोर लेजर कंट्रोल, ठीक है। डायरेक्ट मेटेरियल जब हम लोग का फैक्ट्री में इशू होता है तो हम लोग एंट्री क्या लिखते हैं, एंट्री लिखते हैं WIP टू स्टोर लेजर कंट्रोल, मतलब माइनस करके जो आंसर आएगा वो मेरा स्टोर लेजर वाला आंसर आएगा। तो देखो 78,000 आ गया बैलेंस करके, ठीक है। एक्चुअली अगर कॉस्ट शीट देखोगे तो ये बिल्कुल कॉस्ट शीट के तरह ही है, ठीक है। कॉस्ट शीट में WIP मतलब क्या, WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस तक हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस में पहुंचने के लिए देखो हम दिखाते हैं, यहाँ पर जो एक वर्क ये बना हुआ है उसमें देखो वर्क इन प्रोग्रेस तक पहुंचने के लिए डायरेक्ट मटेरियल चाहिए, डायरेक्ट वेजेस चाहिए, फैक्ट्री ओवरहेड चाहिए, ठीक है। फिर हम लोग WIP ओपनिंग वाला ऐड होना चाहिए, ठीक है, और क्लोजिंग वाला लेस होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर वही हो रहा है, तो हमें पता चलेगा कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। ये देखो ये वाला क्या है,
ये देखो, डायरेक्ट मेटेरियल डायरेक्ट लेबर, ध्यान से देखो, डायरेक्ट मेटेरियल डायरेक्ट लेबर हो गया प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी ऐड क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी लेस, तब जाके मुझे पता चलेगा कि फिनिश गुड्स में कितना है। तो ये फैक्ट्री का काम, तो ये बिल्कुल कॉस्ट शीट में जो है वही मीनिंग है, बट ये लेजर फॉर्मेट में हमें करना होता है। अब इसका क्रॉस पोस्टिंग करेंगे यहाँ पर स्टोर लेजर में बाई डब्ल्यूआईपी बोल के, डब्ल्यूआईपी बोल के 78,000 हो जाएगा। तो टोटल कर लेते हैं 90 प्लस 54, ये हो जाएगा 1,44,000। 1,44,000 माइनस कर लेते हैं, तो ये हो गया 66,000, ठीक है। तो ये मेरा क्या निकल के आ जाएगा, ये मेरा बाई बैलेंस सीडी निकल के आ गया। इतना मेरे पास जो है मेटेरियल बच गया। तो मेटेरियल कंज्यूम्ड कितना होगा यही पूछा था, ठीक है। तो मेटेरियल कंज्यूम्ड हो गया 78,000। कंज्यूम मतलब जितना फैक्ट्री में यूज हुआ, तो कितना फैक्ट्री में यूज हुआ 78,000, ठीक है। ये नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, डब्ल्यूआईपी से ही पता चल जाएगा कि कितना मेटेरियल कंज्यूम्ड हुआ है, ठीक है। तो देखो इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पॉइंट ई हम लोग का फाइंड आउट हो गया। अच्छा, इसके बाद बचा है इफ बैलेंस ऑफ स्टोर लेजर कंट्रोल ऑन 31 अक्टूबर। तो वो देखो मैंने, क्योंकि यहाँ स्टोर लेजर बना ही लिया था, तो ये भी आंसर मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं बैलेंस ऑफ स्टोर लेजर कंट्रोल इज रुपीज, ये देखो 66,000। 66,000 यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दो, रेफर ई पॉइंट में ही हम लोगों ने निकाला है, ई पॉइंट से निकाल सकते। तो बेसिकली देखो, ई पॉइंट के लिए बस ये अकाउंट बनाना चाहिए था, और एफ के लिए ये अकाउंट बना लेते तो रेफर ई लिखने का जरूरत नहीं होता, ठीक है। जो भी हो, मैंने पहले क्योंकि बना लिया है तो मैंने इसमें रेफर ई बोल के लिख दिया। अच्छा, अब जी में देखते हैं क्या निकालने के लिए बोला है, जो कि लास्ट है, ओवर एब्जॉर्ब्ड और अंडर एब्जॉर्ब्ड फॉर अक्टूबर 2022। हमें ये बताना है कि ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ है कि अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है। तो ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन ओवरहेड का होता है, यहाँ पर तो हमारे पास एक ही ओवरहेड है, फैक्ट्री ओवरहेड, तो उसका अकाउंट बना लेते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, तो देखो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, ओपनिंग बैलेंस कितना है, ओपनिंग बैलेंस है 45,000, ठीक है, टू बैलेंस बीटी 45,000। और डब्ल्यूआईपी में देखो इसका क्रॉस पोस्टिंग होगा, ये देखो 42,300, तो बाई डब्ल्यूआईपी अप्लाइड या रिकवर्ड जो भी बोल सकते हो, 42,300, ठीक है। तो हम लोगों ने फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल 45,000 दिखाया है, जबकि हम लोगों को एक्चुअली अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अप्लाइड हुआ है 42,300, जबकि एक्चुअली इतना है, ठीक है। अप्लाई इतना किया है, एक्चुअली इतना है, अप्लाई इतना किया है। तो बाकी हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पर बैलेंस करने से ही पता चलेगा कितना आ रहा है। इधर 45,000, तो ये हो जाएगा 45 माइनस 42,300, 2.7 मतलब 2,700 आ रहा है, इधर आएगा। तो इधर हम लोग लिखेंगे, देखो इसको हम लोग बाई बैलेंस सीडी भी लिख सकते हैं, बाई कॉस्टिंग पीएल भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बाई कॉस्टिंग पीएल, ठीक है। तो लॉस हुआ है, पता चल रहा है लॉस हुआ है क्योंकि इधर बैलेंस आया है, तो इसका मतलब क्या हो गया है, अंडर एब्सॉर्ब, रुपीज 2,700 इज अंडर एब्सॉर्ब। देखो क्यों अंडर एब्सॉर्ब हुआ, हम लोगों को अप्लाई करना चाहिए था 45,000, हम लोग का एक्चुअली खर्चा हुआ है 45,000 का, हम लोगों ने कितना अप्लाई किया 42,300। क्यों कम अप्लाई किया, क्योंकि हम लोगों ने ओवरहेड रिकवरी रेट जो है लेबर आवर बेसिस पे लिया था, जो कि था हम लोग का 1.5, तो 28,200 पे प्री एस्टिमेटेड रेट के हिसाब से 42,300 निकल के आया, लेकिन एक्चुअली खर्चा हुआ 45,000, तो फिर 2,700 हम लोगों ने अपने प्रोडक्ट में कम ऐड किया होगा, ठीक है। तो इसी वजह से इतने का हमारा लॉस हो गया। तो ये हो गया हम लोग का अंडर एब्सॉर्प्शन, ठीक है।
तो बस ये वाला क्वेश्चन देखो, थोड़ा पजल जैसा था, ये हम लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है। और इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, जो भी पूछा था ये कंप्लीट। अच्छा, अब इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसको हम लोग स्किप करते हैं, 3 कर लेते हैं। 3 में ना हमें सिर्फ जर्नल एंट्री करना है, तो ये फटाफट हो जाएगा। देखो जितना टाइम है उसमें 3 आराम से हो जाएगा। देखो इसमें क्या बोला है, दत्ता एंटरप्राइज ऑपरेट्स एन इंटीग्रल सिस्टम, मतलब एक साथ मिलके काम करना। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन दैट टूक प्लेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। हमें एंट्री पास करना है। बोला है नरेशन आर नॉट रिक्वायर्ड, नरेशन का कोई जरूरत नहीं, बस इतना जो डेटा है इसमें हमें करना है जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले बोला है रॉ मटेरियल परचेज 50% ऑन क्रेडिट। अच्छा, अगर हमें इंटीग्रेटेड वे में करना है, मतलब हमें कॉस्ट वालों का डेटा भी लेना पड़ेगा, फाइनेंस वालों का। तो परचेस करने से तो फाइनेंस वालों का तो फिक्स्ड है, वो लिखते हैं परचेस टू कैश हो जाएगा, टू क्रेडिटर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ क्रेडिट परचेस है, कुछ कैश परचेस है। लेकिन कॉस्ट वाले क्या बोलेंगे, सीएलसी टू, उनका तो जीएलए रहेगा, चाहे क्रेडिट हो चाहे कैश हो। तो अब दोनों को मिला के अगर करना है, जीएलए लिख नहीं सकते, ये एक डमी अकाउंट होता है। एसएलसी को ले लो, परचेज यहां से नहीं लेंगे, टू कैश टू क्रेडिटर लेना पड़ेगा। तो एंट्री हो जाएगा एसएलसी टू कैश टू क्रेडिटर। चलो लिख लेते हैं पहला एंट्री, एसएलसी अकाउंट डेबिट टू कैश टू क्रेडिटर। अच्छा, कितना वैल्यू है, 6 लाख, ठीक है, यहाँ पर है 6 लाख। 50% मतलब 3 लाख, 3 लाख। 50% कैश 50% क्रेडिट, ये क्वेश्चन में मुझे बोल रखा है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 3 लाख 3 लाख कर लिया। अच्छा, फिर बोला है मेटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन, इसका एंट्री सिर्फ कॉस्ट बुक में होता है, फाइनेंस वाला इसका एंट्री नहीं करता है। हाँ, मेटेरियल खरीद लिया, उनका सिर्फ कैश इनफ्लो आउटफ्लो पे ध्यान होता है, इससे थोड़ी ना कोई कैश इनफ्लो आउटफ्लो होगा। ये तो फैक्ट्री में जा रहा है, तो इसका हिसाब रखना कॉस्ट वालों का काम होता है। तो प्रोडक्शन में इशू हो रहा है, तो स्टोर लेजर से मेरा मेटेरियल कम होगा, एसएलसी कम होगा, तो एसएलसी क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो डेबिट किसको करना पड़ेगा, डब्ल्यूआईपी को, क्योंकि फैक्ट्री में जा रहा है, तो डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट टू एसएलसी हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट टू एसएलसी हो जाएगा। अच्छा, कितना जो है ट्रांसफर हुआ है, 4 लाख, तो यहाँ पर लिख देंगे 4 लाख। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा होगा। नेक्स्ट यहाँ पर बोला है वेजेस पेड 50% डायरेक्ट, ठीक है। तो वेजेस पेड का एंट्री क्या होगा, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। अब देखो क्योंकि इंटीग्रेटेड वाला है, तो दोनों ही एंट्री करेंगे। फाइनेंस वाला क्या एंट्री करेगा, वेजेस टू बैंक, ठीक है। अच्छा, और कॉस्ट वाला क्या एंट्री करेगा, वेजेस कंट्रोल टू जीएलए। अब जीएलए तो ये लोग लिखेंगे नहीं, तो ये इनका वेजेस कंट्रोल लेना है और इनका टू बैंक लेना है, ठीक है। और ये जो 2 लाख है, इसमें 50% डायरेक्ट है, 50% इनडायरेक्ट, मतलब 1 लाख 1 लाख। लेकिन पेमेंट के टाइम पे एंट्री तो वेजेस कंट्रोल टू बैंक दोनों का ही होगा, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 लाख, ठीक है। ये गलती से 1,20,000 लिख रहे थे, यहाँ पर हो गया 2 लाख। अब जब चार्ज होगा या अप्लाइड होगा, तब डायरेक्ट का एंट्री अलग होता है, इनडायरेक्ट का एंट्री अलग होता है। अब देखो यहाँ पर बोला है वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में चार्ज करने का मतलब है डायरेक्ट वेजेस, तो उसका एंट्री कैसे लिखेंगे, उसका एंट्री ऐसे हो जाएगा, वेजेस कंट्रोल क्रेडिट हो जाएगा। ये एंट्री सिर्फ कॉस्ट वाला करेगा, ठीक है। वेजेस कंट्रोल क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 1 लाख से, क्योंकि 50% डायरेक्ट था, 50% इनडायरेक्ट था। डेबिट किसको करना पड़ेगा, फैक्ट्री में जाएगा तो डब्ल्यूआईपी को, डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट 1 लाख टू वेजेस कंट्रोल, ठीक है। डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल। और इनडायरेक्ट का कुछ बोला नहीं है, लेकिन उसका भी दिखाना पड़ेगा। अगर कुछ अमाउंट नहीं बोला है, हम लोग 1 लाख ही दिखा देंगे, क्योंकि 1 लाख था। तो जितना
पेड उतना ही अप्लाइड, तो उसमें भी क्या हो जाएगा, टू वेजेस कंट्रोल बोल के वेजेस जो है ये मेरा राइट ऑफ हो जाएगा या फिर चार्ज या अप्लाइड हो जाएगा। और हम लोग डेबिट किसको करेंगे, डेबिट हम लोग करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल को। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल ये इनडायरेक्ट के केस में होता है, इनडायरेक्ट के केस में ओवरहेड वाला लैंग्वेज आ जाएगा और डायरेक्ट सभी WIP में जाता है। ठीक है, तो ये ऐसा तो हम लोगों ने कर ही रखा है, ये तो जस्ट एक बार प्रैक्टिस हो रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा हम लोगों ने वेजेस तक कर लिया, यहां तक हो गया। फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड, इनकर्ड का मतलब होता है पेमेंट करना, पेमेंट दोनों ही एंट्री करेंगे। कॉस्ट वाला करेगा फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल टू GLA, अब जी और ये लोग करेगा फैक्ट्री ओवरहेड टू कैश या बैंक। तो उनका लेना है फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल और इनका लेना है टू कैश या बैंक। तो पहला एंट्री हो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल टू बैंक, ऐसे लिख देते हैं। $80,000 ये हो गया पेमेंट का एंट्री। अब देखेंगे कि अप्लाइड कितना कितना बोला है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड 1 लाख बोल रहा है चार्ज करना है प्रोडक्शन में। ठीक है, प्रोडक्शन में तो WIP लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगा, WIP अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल 1 लाख। WIP अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल 1 लाख, ये हम लोगों ने चार्ज कर दिया। देखो हम लोगों ने पेमेंट किया है 80,000, चार्ज कर दिया है 1 लाख, मतलब ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ है यहाँ पर। ठीक है, वैसे तो हमें एंट्री करने बोला है, हम जस्ट बता रहे ओवर एब्जॉर्प्शन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इनकर्ड, इनकर्ड का मतलब पेमेंट, तो दोनों ही एंट्री करेंगे। कॉस्ट वाला करेगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू GLA और ये लोग करेगा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अब इनका बैंक ले लेंगे और उनका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री ऐसे हो जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक 40,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक 40,000। अच्छा, अब इसको हमें क्या करना है, नेक्स्ट देखो इसको हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स में, देखो इसमें बोला नहीं है कितना चार्ज होगा, लेकिन हम लोग को पता है कि इसको अप्लाइड भी करना होता है, तो हम लोग इसको अप्लाइड कर देते हैं। अप्लाइड करने से क्या होगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल हम लोग का राइट ऑफ हो जाएगा और ये कहां पर जाता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में। तो ये लिखेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट 40,000 हो गया। ठीक है, चार्ज ये जो है पेड और ये जो है अप्लाइड। ठीक है, अच्छा अब देखो नेक्स्ट क्या बोला है, फिनिश गुड्स एट कॉस्ट। फिनिश गुड्स जो है वो 5 लाख का दिख रहा है। फिनिश गुड्स कहां से कहां ट्रांसफर होगा, फैक्ट्री से वेयर हाउस में ट्रांसफर होगा। तो फैक्ट्री कौन है, WIP, वेयर हाउस कौन है, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। तो फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट में रिसीव करना पड़ेगा, तो फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP कितना है, 5 लाख। अच्छा, ये 5 लाख आ गया हम लोग का। और जैसे ही ये हमारे पास आया फिनिश गुड्स, उसके ऊपर हमें खर्चा करना पड़ेगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स टोटल कितना हो जाएगा, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा कितना है 40,000, ये दोनों मिक्सड अप हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो, कॉस्ट शीट का ही रूल्स है। ये देखो यहाँ पर क्या हुआ था, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड होने से तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आया था, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स टोटल कैसे आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ जब सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड हो जाता है। तो ये तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है क्योंकि WIP से यहाँ पर आया। अब इसमें हमें इसको ऐड ऑन कर देना है। ठीक है, ऐड ऑन करने से हम लोग इसका क्या एंट्री करेंगे, इसका एंट्री ऐसे हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट 5 लाख टू फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल। ठीक है, ये भी रिवर्स एंट्री हो गया 5 लाख। तो ये देखो यहाँ पर अगर देखोगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स 40,000 और 5 लाख, मतलब दोनों मिला के हो गया है 5 लाख।
40,000, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गया 5,40,000 और फिनिश गुड्स कंट्रोल का जो वैल्यू है वो हम लोग का हो जा रहा है 5 लाख और ये जो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो 40,000 ही रहा। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स टोटल बन गया है 5,40,000। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके बाद हमें क्या एंट्री करने के लिए बोला है। इसके बाद बोल रहा है सेल्स किया गया है 50% क्रेडिट, ठीक है। सेल्स हुआ है बोल रहा है 50% क्रेडिट सेल बोला है, ठीक है। तो 50% कैश सेल होगा तो सेल का एंट्री क्या होना चाहिए, देखो कॉस्ट वाला तो सेल का एंट्री नहीं करेगा, सेल का एंट्री फाइनेंस वाले करेंगे। तो वो जो उनको बैंक लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने सब जगह पे बैंक ही लिख रखा है। जो कैश सेल हुआ उसको लिखेंगे बैंक के अकाउंट डेबिट, जो क्रेडिट सेल हो रहा है उसको लिखेंगे डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अच्छा, सेल्स कितना है 7,50,000। अच्छा, 50% बोला है कैश, 50% क्रेडिट, तो 7,50,000 का 50% 3,50,000। नहीं, 3,50,000 तो नहीं होगा, 50, 1,06,000 और 7 लाख होगा, 3,75,000 होना चाहिए। एक सेकंड देख लेते हैं, 75 डिवाइडेड बाई, हाँ 3,75,000, 3,75,000, ठीक है। ये हो गया हम लोग का सेल का एंट्री। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो क्या बोला है। क्लोजिंग स्टॉक कुछ नहीं है, जीरो है, तो चलो इसका कोई एंट्री नहीं करना पड़ेगा। बिना वैल्यू के तो एंट्री नहीं होता है। रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, डेटर से बाद में 2 लाख का रिसिप्ट हुआ है, तो ये भी एंट्री जो है सिर्फ कॉस्ट वाला ही, सॉरी सिर्फ फाइनेंस वाला ही करेगा, ठीक है। तो इसके बाद का एंट्री क्या हो जाएगा, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, डेटर से रिसिप्ट का एंट्री। जैसे तुम लोग अकाउंट्स में करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, हम बैंक लिख देते क्योंकि हर जगह पे बैंक ही यूज किया है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। अच्छा, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर 2 लाख है, तो ये 2 लाख लिखना पड़ेगा। इसके बाद पेमेंट टू क्रेडिटर, तो ये भी एंट्री कौन करेगा, ये भी एंट्री जो है हम लोग का फाइनेंस वाला करेगा। तो फिर पेमेंट टू क्रेडिटर, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक 2 लाख, 2 लाख हो गया, ठीक है। एंट्री हम लोगों ने काफी सारा किया था, यहाँ पर भी हमें उसी टाइप का एंट्री बोला है, ठीक है। तो एंट्री हम लोगों ने एक बार ये कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम तुम लोगों को एक छोटा सा जो है स्ट्रक्चर लिखवा देते हैं। नेक्स्ट दिन जब हम लोग करेंगे ना, मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन हमें करना पड़ेगा। देखो मैंने सेकंड वाला स्किप किया क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है इसीलिए, ठीक है। इसके बाद हमें 4th नंबर और 5th नंबर, ये दो ही क्वेश्चन जो है हमें करना पड़ेगा, ठीक है, 4 और 5। अच्छा, तो इसमें देखो यहाँ पर ये 5th नंबर में अगर देखोगे बोला है कि मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला है, ठीक है। मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट ये कैसे देखने में होता है वो हम बता देते हैं। ये देखो, मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन, तो रिकंसिलिएशन तो हम लोगों ने सीखा था, क्या ये कोई और तरीका है, हाँ थोड़ा सा अलग तरीका है। हमें रिकंसिलिएशन करना है लेकिन अकाउंट बना के, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन। तो उसमें कैसे लिखेंगे, जैसे देखो रिकंसिलिएशन जब हम लोग करते हैं तो हम लोग का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जैसे कि कॉस्ट या फाइनेंस। तो जब हम लोग मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन करेंगे तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा कॉस्ट बुक। तो कॉस्ट बुक का अगर लॉस हुआ है तो इधर होगा टू कॉस्ट, अगर लॉस हुआ है, ठीक है। और बाई टू कॉस्ट लॉस, ठीक है, इसको टू कॉस्ट लॉस मतलब कॉस्ट बुक के अकॉर्डिंग लॉस, ठीक है। बाई कॉस्ट प्रॉफिट, दो चीज एक साथ नहीं हो सकता है, कोई भी एक ही चीज होगा, ठीक है। ये दो चीज मैंने लिख दिया तो दोनों होगा ऐसा बात नहीं है। या तो हमारा कॉस्ट के हिसाब से कॉस्ट शीट में लॉस आएगा या तो प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट आएगा तो इधर लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट क्रेडिट होता है तो इधर आएगा, लॉस डेबिट होता है तो इधर आएगा, क्योंकि ये लेजर का डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है, ठीक है। और जो भी आइटम हमें एडिशंस करना है वो इधर आएगा, बाई एडिशंस। ये फॉर्मेट बस अलग है, बाकी कंसेप्ट सेम है। और अगर मुझे कुछ लेस करना है तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा टू सब्ट्रैक्शन।
मतलब कोई अगर लेस आइटम है तो मुझे ऐसे टू सब्ट्रैक्शन लिखना पड़ेगा और उसके बाद नेट करके आ जाएगा टू फाइनेंशियल प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट आया तो बैलेंस करके, या फिर आएगा फाइनेंशियल लॉस, कुछ भी एक आएगा, ठीक है, या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा। तो देखो मेरा ये स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, आइदर ये स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं होगा। फिर कुछ आइटम एडिशन होगा, कुछ आइटम सब्ट्रैक्शन होगा, उसके बाद हमें बैलेंस के हिसाब से या तो फाइनेंशियल प्रॉफिट मिलेगा या तो फाइनेंशियल लॉस मिलेगा, कोई भी एक ही चीज हमें मिलेगा। ये रिकंसिलिएशन करने का एक अलग तरीका है, ठीक है, ये अलग फॉर्मेट है बोल सकते हो। इस तरीके से हमें रिकंसिलिएशन करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर हाँ, ये वाला क्वेश्चन जो है इस फॉर्मेट में फिट बैठता है। प्रिपेयर ए मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट, ये जो हमें बोला है, ठीक है। अच्छा, तो ये वाला तुम लोग जो है एक बार खुद से ट्राई करके देख सकते हो। देखो हमें इसको कैसे स्टार्ट करना है, हम थोड़ा सा फॉर्मेट बना के तुम लोग को दिखा देते हैं, ठीक है। तो तुम लोग इसको घर पे खुद से ट्राई करके देख सकते हो कैसे बनेगा। बोल रहा है कि मेसर्स एज के पियानो कंपनी showed a net loss of 4,60,000 as per financial account for the year ended 31st March. The cost account however disclosed a net loss 3,28,000. तो इनका कॉस्ट का डेटा हमें मिल गया, जो कि हमें स्टार्टिंग पॉइंट रखना है और हमें यहां तक पहुंचना पड़ेगा। फॉर द सेम पीरियड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वेर रिवील्ड एज ए रिजल्ट ऑफ स्क्रूटिनी ऑफ द फिगर ऑफ द बोथ द सेट ऑफ बुक्स, ठीक है। तो अब दोनों सेट ऑफ बुक्स को जब हम लोगों ने चेक किया तो हमें ये डिफरेंसेस मिला। देखो अब तक हमारे पास दोनों बुक्स का इंडिविजुअल डेटा रहता था, हम लोग खुद डिफरेंस निकालते थे, जैसे आज ही किया। 50 लाख का मेटेरियल, 56 लाख का मेटेरियल, तो डिफरेंस 6 लाख आया। तो यहाँ पर इन्होंने डिफरेंसेस दे दिया है कि कितना डिफरेंसेस आया है, हमें उसका इंपैक्ट दिखाना है। मतलब इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा हम दिखा देते हैं, एक दो पॉइंट दिखा देते हैं, उसके बाद तुम लोग खुद से इसको ट्राई करना। ये देखो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ये कैसे बनेगा, यहाँ पर लिखेंगे ऐसे। देखो हमें प्रिपेयर करने क्या बोला है, नीचे बता दिया है। मेमोरेंडम बोलेगा तो ही तुम लोग को ऐसे दिखाना है, अदरवाइज रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर्मेट में आराम से किया जा सकता है। मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट बनाने बोला है तो ये ऐसे बनेगा, मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट। देखो इसको अगर स्टेटमेंट फॉर्मेट में करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, लेकिन हमें बोला है कि मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट बनाओ, तो हमें अकाउंट बना के करना ही पड़ेगा। तो अब देखो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए कॉस्ट। अब अगर लॉस है तो डेबिट में आएगा, प्रॉफिट है तो फिर क्रेडिट में आएगा। तो देखते हैं लॉस है कि प्रॉफिट है। तो देखो यहाँ पर नेट लॉस फाइनेंस के हिसाब से और नेट लॉस कॉस्ट के हिसाब से 3,28,000, तो फिर लॉस है तो डेबिट साइड में आएगा। तो ऐसे लिखेंगे टू नेट लॉस एज पर कॉस्ट बुक 3,28,000, ठीक है। अब कैसे हम लोग इसका रिकंसिलिएशन करेंगे, जैसे कि देखो यहाँ पर बोला है फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर्ड, ठीक है। ये जो इंफॉर्मेशन है ये कहां से मिला है, बोल रहा है कि द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वेर रिवील्ड एज ए रिजल्ट ऑफ स्क्रूटिनी ऑफ द फिगर ऑफ बोथ द सेट ऑफ बुक्स, ठीक है। दोनों सेट ऑफ बुक्स से हम लोगों ने देखा कि फैक्ट्री ओवरहेड जो है अंडर रिकवर्ड क्या है। अब देखो ये ओवर रिकवर्ड अंडर रिकवर्ड वाला बात ना फाइनेंस वालों से लेना देना नहीं। देखो हमें ये कैसे पता चलेगा कि अंडर रिकवर्ड किसने किया है, कॉस्ट वाले ने या फाइनेंस वालों ने। तो ये जो लैंग्वेज है ना अंडर रिकवर्ड, ये कौन बोलेगा, कॉस्ट वाला ही बोलेगा कि मैंने इतना पे किया लेकिन अप्लाई इतना किया इसलिए मेरा अंडर रिकवर्ड हुआ, ठीक है। तो मैंने फैक्ट्री ओवरहेड जितना चार्ज करना चाहिए था, अगर मैंने फैक्ट्री ओवरहेड उससे कम चार्ज किया है, ठीक है। देखो यहाँ कंसेप्ट कैसे सोचना है, मैं एक बता देते हैं, ध्यान से सुनो। देखो हमें यहाँ पर कॉस्ट बुक स्टार्टिंग पॉइंट रखा है तो हमें फाइनेंस की तरह सोचना पड़ेगा, फाइनेंस में क्या इंपैक्ट आएगा, ठीक है। तो अगर कॉस्ट बुक वालों ने खर्चा क्या किया है, कम दिखाया है, ठीक है, तो उनका जो खर्चा कम दिखाया है तो इसका मतलब ये ऑब्वियस सा बात है कि फाइनेंस वालों ने खर्चा ज्यादा दिखाया होगा, क्योंकि ये अंडर रिकवर्ड ये वाला बात कॉस्ट वाला बोलता है। फाइनेंस वालों के पास ऐसे अंडर रिकवर्ड ओवर रिकवर्ड कोई कंसेप्ट नहीं होता है, क्योंकि वो लोग थोड़ी ना जो है कोई एस्टिमेटेड रेट बेसिस पे प्रोडक्ट पे कॉस्ट को
मतलब ओवरहेड को अप्लाई करते हैं, वो लोग ऐसा कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये जो काम है ये कॉस्ट वालों का है, मतलब ये जो अंडर रिकवर्ड का डेटा मिला है ये कॉस्ट बुक से मिला है। तो कॉस्ट वालों ने अंडर रिकवर्ड किया है, मतलब क्या, खर्चा कम दिखाया है, ठीक है। अंडर रिकवर्ड किया है मतलब खर्चा कम दिखाया है। तो इसका मतलब फाइनेंस वालों ने खर्चा ज्यादा दिखाया है। अगर फाइनेंस वालों ने खर्चा ज्यादा दिखाया तो उनका प्रॉफिट कम दिख रहा होगा। फाइनेंस वालों ने खर्चा ज्यादा दिखाया तो उनका प्रॉफिट कम दिख रहा होगा, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कॉस्ट बुक है। तो हमें फाइनेंस की तरह सोचना है, तो हमें लेस करना पड़ेगा। लेस किधर आता है, इधर आता है। तो क्या लिखेंगे, टू फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट बुक, ठीक है, 6000 ऐसे करना पड़ेगा। चलो और एक बता देते हैं, और एक कोई आइटम बता देते हैं। जैसे इसके बाद वाला ही देखो, बोल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ओवर रिकवर्ड। ये वाला देखो, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ओवर रिकवर्ड का मतलब फिर वही कॉस्ट बुक से ये डेटा मिला होगा। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो है कॉस्ट वालों ने ज्यादा चार्ज कर दिया है, कॉस्ट वालों ने ज्यादा चार्ज किया है, मतलब फाइनेंस वालों ने कम चार्ज किया है। तो फाइनेंस वालों ने अगर खर्चा कम दिखा है तो उनका प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा, मतलब ये अमाउंट हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे बाई, एडिशन इधर होगा, बाई एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट बुक 4000। देखो कंसेप्ट सेम है, बस हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको टी शेप में कर रहे हैं। कंसेप्ट वही है कि हमें जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसके ऑपोजिट में सोचना है, और उसके हिसाब से हमें ऐड या लेस करना है। अब लेस करने से इधर, ऐड करने से इधर आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें ना डिफरेंसेस को दे दिया है स्क्रूटनी करके, हमें इसमें डिफरेंसेस निकालने का जरूरत ही नहीं है, डिफरेंसेस दे दिया, बट हमें आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पर ये डिफरेंस दिख रहा है। जैसे ये देखो, डिप्रिशिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल, अब तो बता ही दिया है फाइनेंस वालों ने इतना डिप्रिशिएशन चार्ज किया है, कितना, 1,20,000 का डिप्रिशिएशन चार्ज किया है। और ये देखो डिप्रिशिएशन रिकवर्ड इन कॉस्ट, इसमें हमें खुद से डिफरेंस निकालने के लिए दो डेटा दे दिया है। डिप्रिशिएशन जो है कॉस्ट वालों ने 1,30,000 दिखा है, फाइनेंस वालों ने 20,000 दिखा है। तो डिफरेंस हमें कितने का दिखेगा, 10,000 का दिखेगा। तो हम लोग फाइनेंस के हिसाब से हमें इंपैक्ट देखना पड़ेगा। तो फाइनेंस वालों ने कम दिखाया है खर्चा, तो उनका प्रॉफिट जो है 10,000 से ज्यादा दिखेगा। तो ज्यादा दिखेगा तो ऐड करना पड़ेगा, तो इधर दिखा देंगे बाय डिप्रिशिएशन, लेकिन लिखना है कॉस्ट के हिसाब से ही। तो कॉस्ट में तो ओवर चार्ज हुआ है, ओवर चार्ज इन कॉस्ट बुक कितना हो जाएगा, 10,000, ठीक है। ओवर चार्ज इन कॉस्ट बुक 10,000, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, ज्यादा नहीं है, करवा ही देते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट, कॉस्ट में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक अर्निंग है, अर्निंग अगर फाइनेंस वालों ने दिखाया है तो उनका प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा, तो बाई साइड में आ जाएगा। बाई इंटरेस्ट ऑन अर्निंग नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट बुक, नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट बुक 20,000, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इनकम टैक्स प्रोवाइडेड, तो इनकम टैक्स जो है ये फाइनेंस वाला रिकॉर्ड करता है, इससे कॉस्ट वालों का कोई लेना देना नहीं है। इनकम टैक्स प्रोवाइडेड का मतलब प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स प्रोवाइडेड हम लोग जो AS22 कर रहे हैं उसमें भी तुम लोग देख रहे हो, इनकम टैक्स जब प्रोवाइड होगा तो प्रॉफिट से होगा, तो मेरा प्रॉफिट कम होगा, तो 1,20,000 से प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो इधर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे टू IT नॉट प्रोवाइडेड इन कॉस्ट 1,20,000, ठीक है। अच्छा, और नेक्स्ट देखते हैं, एक ही आइटम है, ट्रांसफर नहीं तो है ट्रांसफर फीस क्रेडिट इन फाइनेंशियल बुक। कुछ ट्रांसफर फीस जो है फाइनेंस बुक में क्रेडिट हुआ है, मतलब अर्निंग हुआ है। तो 2,000 का अर्निंग है फाइनेंस बुक में, तो फाइनेंस बुक का प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा। क्रेडिट होने का मतलब अर्निंग है, तो 2,000 मुझे एड साइड में लिखना चाहिए, ठीक है। तो इधर लिखेंगे बाय ट्रांसफर फीस, बाय ट्रांसफर फी not included in cost, 2,000 transfer fees not included in
कॉस्ट बुक 2000। अच्छा, इसके बाद स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिट इन फाइनेंशियल बुक, मतलब स्टोर एडजस्ट जब हुआ, मतलब मटेरियल जब एडजस्ट हुआ तो फाइनेंस बुक में इतना क्रेडिट हुआ, ठीक है, 2000 का क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट होने का मतलब तो प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है, क्रेडिट होने का मतलब अमाउंट स्टॉक वापस आ रहा है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। तो बाई साइड में लिखना पड़ेगा, बाई स्टोर एडजस्टमेंट not included in cost book 2000, ठीक है। अच्छा, अब मेरा आंसर क्या आना चाहिए, आंसर तो मेरा ये आना चाहिए 4,16,000 का लॉस आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बोल ही दिया था, तो इसका मतलब लॉस आएगा, यानी मेरा इधर बैलेंस आना चाहिए, बस मुझे चेक करना है कि मेरा इधर ये बैलेंस आ रहा है कि नहीं। क्या आएगा, नेट लॉस एज पर फाइनेंस बुक, ये मेरा आंसर आना चाहिए। चलो देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं। 3,28,000 प्लस 120 प्लस 6,000, 4,54,000। अच्छा, इधर 4,000, 10, 20 और 10, 30, 36 और 38 माइनस 38,000, 4,16,000। इधर ही बैलेंस आया, मतलब लॉस आ गया है। बस चेक कर लेना है कि वही अमाउंट है जो हम लोग का यहाँ पर दिख रहा था, बिल्कुल वही अमाउंट है, 4,16,000, ठीक है। तो ये कोई नया चीज है नहीं, बेसिकली रिकंसिलिएशन जैसे होता है वैसे ही होगा, लेकिन मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन जब अकाउंट बोल देगा तो मैं अकाउंट बना के ही दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर अकाउंट इस तरीके से बन जाएगा। तो ये भी हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग का बच रहा है बस ये वाला एक क्वेश्चन, 4th नंबर, और ये जो है सेकंड नंबर 2, 4, और यहाँ पर 5th नंबर तो करवा दिया मैंने। हाँ, 2, 4 और कुछ एमसीक्यू यहाँ पर ले रखा है मैंने, तो ये भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ये वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर 2, 4 और एमसीक्यू करने से हो जाएगा, ठीक है। टाइप ऑफ क्वेश्चन तो हो ही गया है, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं। Bye, ma'am. बाय बाय। बाय बाय मैम। बाय।